फ्रेंड्स, आप सभी ने ये जरूर गौर किया होगा कि कुछ लोग 80 की उम्र में और उसके बाद भी अपनी लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय करते हैं। वो जीवन के हर पल का आनंद लेते हैं। पर वहीं कुछ लोग 60 की उम्र में ही थक जाते हैं, जीवन से हार जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या बुढ़ापा वाकई में जीवन का सिर्फ एक डिक्लाइनिंग फेज है, या उससे भी कहीं अधिक लाइफ की मीनिंगफुल और पर्पसफुल इनिंग की नई शुरुआत? ओल्ड एज में सिर्फ बीपी, डायबिटीज या जॉइंट पेन ही प्रॉब्लम्स नहीं होते, बल्कि उससे भी कहीं अधिक अकेलापन, नींद ना आना, मेमोरी प्रॉब्लम और डिप्रेशन जैसी गंभीर समस्याएं ओल्ड एज में क्वालिटी ऑफ लाइफ को डीपली इफेक्ट करती हैं। और इन्हीं सारे एस्पेक्ट को गहराई से समझने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अर्चना गढ़िया, जो कि एक क्लिनिकली एक्सपीरियंस्ड और अनुभवी होम्योपैथिक एक्सपर्ट हैं। साथ ही 14 वर्षों में उन्होंने मेंटल हेल्थ जैसे विषय को बहुत ही गहराई से समझा और अनुभव किया है। डॉक्टर अर्चना गढ़िया एच.एन. शुक्ला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में लेक्चरर होने के साथ साथ पुणे एचएचएफ की कोर मेंबर हैं, और साथ ही पुणे एचएचएफ में रेगुलर बेसिस पर होम्योपैथिक सेशंस लेती हैं। लास्ट ईयर उन्होंने फॉर्टिट्यूड नेशनल सेमिनार पुणे में एक लेक्चर भी लिया। सो लेट्स वेलकम डॉक्टर अर्चना गढ़िया फ्रॉम पुणे। Welcome to Whisper of Wellness, Dr. Archana, and thank you for being here with us today. Thank you so much, Shilpa. It's my pleasure and honor to be the part of your podcast series. And मैंने आपके सारी सीरीज बहुत कीमती देखे हैं और सारे बहुत अच्छे टॉपिक्स आपने लिए हैं, और अलग अलग मेंटोर्स को लेके जिनको शायद ही हमें कभी सुनने का मौका मिलता है, तो उनके सबके साथ आपने पॉडकास्ट किया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और ये सिर्फ डॉक्टर्स को, बड़ी होम्योपैथ्स को ही हेल्प नहीं करेंगे, बट ये नॉर्मल पब्लिक के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो भी हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू फॉर starting this beautiful series of podcast, and thank you for today's invite. Yes, definitely, डॉक्टर अर्चना। और जैसे कि आज का हमारा टॉपिक जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम ओल्ड एज में मेंटल हेल्थ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, पर उससे पहले हम सब ये जानना चाहते हैं कि आप ओल्ड एज को किस तरह से समझते हो। मेरे हिसाब से जैसे हमने आज तक सुना है कि ओल्ड एज और बचपना एक समान ही है। मतलब क्या कि जैसे बच्चों को एक प्यार की, केयर की, नर्चरिंग की कंटिन्यूअस जरूरत होती है, उसी तरह से ओल्ड एज में भी उतनी ही नर्चरिंग, केयर और प्यार उन लोगों को भी चाहिए। वो भी कम्प्लीटली बच्चे जो है अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होते हैं, फैमिली पे डिपेंड होते हैं, दादा दादी पे डिपेंड होते हैं हर एक छोटी मोटी चीज के लिए। उसी तरह ओल्ड एज में भी जो बुजुर्ग है वो अपने परिवार पे काफी हद तक निर्भर होते हैं, क्योंकि जैसे धीरे धीरे शक्तियां कम होने लगती है, तो फिर डिपेंडेंसी आ ही जाती है न चाहते हुए भी। और दोनों भी काफी जिद्दी होते हैं। जैसे एक समानता ये भी है दोनों में कि जैसे बच्चे भी जिद्दी होते हैं, तो ओल्ड एज में भी थोड़ी सी जिद जो है वो आ जाती है, तो उनको थोड़ा सा उनके हिसाब से हमको लेना पड़ता है ओल्ड एज में। फिर दोनों को भी वही है कि केयर, नर्चरिंग आप जितना दो उतना वो अच्छे से और उनका जो लाइफ है वो अच्छे से कंटिन्यू कर पाते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि बचपन इज एंड ओल्ड एज, उसमें काफी सिमिलैरिटी है, और बुढ़ापा एक बचपन के जैसे ही है, उनमें भी थोड़ा सा बचपना आ जाता है न चाहते हुए भी। यस यस, वेरी ट्रू। मतलब ये हमने देखा भी है आसपास में, हमारे खुद के घरों में हमने देखा है कि जो बुजुर्ग होते हैं वो कभी कभी बच्चों की तरह जिद करते हैं। मतलब वो किसी चीज को समझना नहीं चाहते हैं। तो जैसे हम अक्सर ओल्ड एज में हम अक्सर जो है फिजिकल हेल्थ के बारे में डिस्कस करते हैं, बट मेंटल हेल्थ के बारे में जो है बहुत कम डिस्कशन होता है। तो जो ओल्ड एज पीपल हैं उनकी मेंटल हेल्थ क्यों इम्पोर्टेंट है, और स्पेशली जो है मेंटल हेल्थ का इम्पोर्टेंस क्या है? ठीक है, पहले तो हम थोड़ा सा ओल्ड एज के बारे में और बात करते हैं कि ओल्ड एज इज एन इट इज जस्ट लाइक अ इनक्यूरेबल डिसीज। जैसे हम ओल्ड एज को कभी रिवर्स नहीं कर सकते, है ना, कितना भी हम एडवांस हो जाए ट्रीटमेंट्स में।
but with the help of homeopathy, I can proudly say that we can protect the old age. We can enhance the lifespan of our old age. We can promote the old age people, है ना? Even though we do not Yes. heal the old age, but थोड़ी सी लाइफ इजी हो जाती है वो Yes. case. और बिकॉज ऑफ एडवांस मेडिकल फैसिलिटीज आज जो भी आ गई है, बहुत ज्यादा चीजें जो है वो अच्छी बेहतर होती जा रही है इन द मेडिकल फील्ड, तो उस वजह से भी लाइफ स्पैन जो है वो अच्छा खासा एक्सपेक्टेशन हम आजकल कर सकते हैं, जैसे 60 to 70 ईयर्स 80 ईयर्स तक भी लाइफ स्पैन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेडिकल फील्ड। तो अब बात है मेंटल हेल्थ की। सो मेंटल हेल्थ इज आपका मन, आपकी सोच, आपकी इमोशंस, इन सब की एक अच्छी बैलेंस स्टेट होना। यानी क्या मतलब, आप क्या सोच रहे हो, आप क्या अंदर से महसूस कर रहे हो, किसी भी समस्या जो भी आपके लाइफ में आती है उसको आप कैसे टैकल कर रहे हो, वो चीजों को जो है ये सारी चीजें आपके मेंटल हेल्थ पे डिपेंड होती है। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूंगी, मेरे आसपास किसी मेरे दूर के रिलेटिव की डेथ हो गई, या फॉर एग्जांपल हमारे एक महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे पवार, अजित दादा पवार, उनकी कुछ दिनों पहले डेथ हो गई सडनली इन अ प्लेन क्रैश, यू मस्ट हैव हर्ड। तो ये सारी चीजों का हमारे ऊपर इम्पैक्ट होता है, हमारे माइंड के ऊपर इम्पैक्ट होता है। तो क्या होगा जब भी हम ये घटना सुनते हैं तो पहली रिएक्शन होती है कि हम डर जाते हैं, फिर थोड़ा सा हम अपने आप को इनसिक्योर महसूस करना शुरू कर देते हैं कि ये आजू बाजू का क्लाइमेट बिल्कुल भी सेफ नहीं, जैसे अभी जो चल रहा है, वॉर चल रहा है सब जगह, तो थोड़ा सा इनसिक्योरिटीज आ जाती है। फिर हम थोड़ा सा मतलब सैड रहने लगते हैं, लो फील करते हैं, बट वो कितने देर तक इम्पैक्ट रहता है उस चीज का, थोड़ी देर के लिए, जैसे एक दिन या 1.5-2-3 दिन, हाँ, जब तक वो घटना ताजी रहती है। पर धीरे धीरे हम कोप अप कर लेते हैं वो सिचुएशन से Yes. भी, जैसे Yes. हमारे अंदर की जो पॉजिटिविटी है वो फिर से ऊपर आती है। हम फिर से हमारे जो रूटीन है, मतलब हमारा जो रोजमर्रा की जिंदगी है, हमारा जो जॉब है, टीवी देखना है, बच्चे हैं, उनके साथ हम फिर से वो लाइफ एंजॉय करना शुरू कर देते हैं, हम वही चीज लेके नहीं बैठते हैं। तो ये जो चीज है कि जो निगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव इमोशन से बैलेंस कर देती है, सो दैट यू बिकम न्यूट्रल अगेन, है ना? तो आप बहुत ज्यादा Yeah. हाई में भी नहीं जाते हो, बहुत ज्यादा लो में भी नहीं जाते हो। लो में भी This नहीं is जाते हैं। actually what is the mental health, and it is important for each and everyone, including the old people. So बुजुर्गों में ये बहुत ज्यादा important क्यों है? तो अब ये समझते हैं, क्योंकि ओल्ड एज में क्या होता है, बहुत से बार एक तो ओल्ड एज इज अ नेचुरल प्रोसेस, है ना, वी कैन नॉट Yes. अवॉइड इट। आपको, हमको, सबको ही ये प्रोसेस से एक ना एक दिन जाना ही है। सो इट इज अ नेचुरल फिनोमिना, है ना? तो ओल्ड एज के साथ क्या क्या होने लगता है कि थोड़ा अकेलापन आ जाता है, जैसे बहुत सारे लोग रिटायर्ड हो जाते हैं, घर पे बैठ जाते हैं, फिर कभी आपके स्पाउस की या हस्बैंड वाइफ की डेथ हो जाती है तो आप उनसे बिछड़ जाते हो, हाँ, तो इस वजह से भी अकेलापन आ जाता है। आपके बच्चे जॉब के सिलसिले में या पढ़ाई के सिलसिले में आपसे दूर हो जाते हैं, या फिर आजकल तो जैसे 1 या 2 ही बच्चे होते हैं, उनकी शादी हो जाती है, वो दूसरे शहर या दूसरी कंट्री में ही बहुत सी बार शिफ्ट हो जाते हैं, तो एक अकेलापन आ जाता है ओल्ड एज में। Yes. धीरे धीरे शरीर की थोड़ी ताकत भी घटने लगती है, तो आपका वो उत्साह जो रहता है पहले जैसा, जो एनर्जी रहती है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो ये सारी चीजों का इम्पैक्ट आपके ऊपर होने लगता है। और इस एज में अगर आप मेंटली स्ट्रांग रहेंगे, मेंटली फिट रहेंगे, तो फिर आपको ये सारे जो प्रॉब्लम्स है उससे टैकल होने में हेल्प होती है। जैसे ये सारी जो चिंताएं, दुख, ये आघात आपके ऊपर होते रहते हैं, एंजाइटीज, तो अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो, हेल्दी हो, तो आप उनका इतना ज्यादा इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं लेते। जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया कि आप धीरे धीरे फिर से अपनी Yes. रूटीन में आ जाते हो, आप Yes. खुद के साथ टाइम स्पेंड करने लगते हो, आपको अच्छा लगने लगता है, आपकी जो एक्टिविटीज है ना, उसमें आप इन्वॉल्व हो जाते हो। तो ये आप उन आघातों से आपका अच्छा मेंटल हेल्थ आपको बचाता है। जैसे आप अंदर से खुश है, आप अंदर से हैप्पी है, पीसफुल है, तो ये छोटी मोटी चीजें जो है, ये छोटी मोटी परेशानियां जो है, इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर इतना नहीं होता है, नहीं पड़ता है। हाँ, Yes. इतना फर्क नहीं पड़ता है। तो वो है। फिर जैसे आप आपका लाइफ एंजॉय कर पाते हो, जैसे अगर आप मेंटली फिट है, हेल्दी है,
तो जो भी आपकी रूटीन एक्टिविटीज है, जैसे आपके फ्रेंड्स के साथ मिलना, अपने परिवार वालों के साथ टाइम स्पेंड करना, आपकी जो कुछ हॉबी है, जैसे कुकिंग है, पेंटिंग है, या जो भी कुछ आप बैडमिंटन अच्छा खेलते हो, वॉक पे जाना आपको अच्छा लगता है, तो ये आप कंटिन्यू कर पाते हो। और जैसे मेंटल हेल्थ भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपका फिजिकल हेल्थ इम्पोर्टेंट है, राइट? तो अगर आप मेंटली फिट हो, हेल्दी हो, तो ऑब्वियसली आप फिजिकली भी हेल्दी फील करते हो, और बीमारियों का जो आने का खतरा है वो थोड़ा बहुत कम हो जाता है। वो आती भी है तो भी आप उससे इजीली बाहर निकल सकते हो। तो कैरिंग अ गुड मेंटल हेल्थ, अ पॉजिटिव मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपका ये थिंकिंग अगर पॉजिटिव रहेगा, आप वो सारे चेंजेस को एकदम पॉजिटिवली अगर एक्सेप्ट करते हो, तो फिर आप इजीली वो एज भी इंजॉय कर सकते हो। यस, और जैसे आपने शुरू में ही कहा ना कि जो एजिंग है वो एक नेचुरल प्रोसेस है, बट एक्चुअली में वो एक्सेप्टेंस अगर आ जाता है ना, अगर हम उसको पॉजिटिवली लेते हैं, उसके साथ कनेक्ट होते हैं, और हमारी लाइफ में अगर कुछ मीनिंगफुल पर्पस हम डिसाइड करते हैं, जैसे कई लोग जो है बच्चों के चलते या जॉब के चलते जो अपनी हॉबी या जो वो करना चाहते थे लाइफ में वो नहीं कर पाए हैं, तो वो जो है आफ्टर रिटायरमेंट या जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उसके बाद वो चीजें प्लान करते हैं, और जो लोग इस तरह से करते हैं तो वो देखते हैं कि हम वो काफी हेल्दी रहते हैं, चाहे वो मेंटली हो चाहे फिजिकली हो। लेकिन जो लोग ये सोचते हैं कि अब मैं लाइफ से रिटायर हो गया हूँ, अब मैं जॉब से रिटायर हो गया हूँ, बच्चों का भी हो गया है, तो वो अपने आप में सिमट के रह जाते हैं, एक तरह से थोड़ा सा डिपेंडेंट हो जाते हैं, जैसे बच्चों की तरह। जैसे बच्चे अपने पेरेंट्स माँ बाप पे डिपेंडेंट रहते हैं, वैसे ही ओल्ड एज पीपल जो है अपने बच्चों पे डिपेंड हो जाते हैं, और फिर जब वो सहारा नहीं मिलता है तो नेचुरली जो है उनको अकेलापन आने लगता है। तो एक तरह से कहना चाहिए, अगर हम ये जो प्रोसेस है उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट करें एजिंग को, और उसके साथ इजिली जेल अप हो, पॉजिटिवली ले, तो आई थिंक चीजें काफी हद तक की जो है आसान हो सकती हैं। हो सकती है। यस, सही मेंटल दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ता है बिकॉज ऑफ द ओल्ड एज एंड ऑल दिस रीजन, जैसे डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी न्यूरोसिस हो गया, साइकोटिक डिसऑर्डर्स हो गए, अल्जाइमर्स, डिमेंशिया। सो ये दिक्कतें हो सकती है ओल्ड एज में। तो आज थोड़ा हम डिप्रेशन के बारे में देखेंगे कि थोड़ा सा उसको जानेंगे कि डिप्रेशन कैसे होता है, क्या रीजन है उसमें, कैसे हम टैकल कर सकते हैं। डॉक्टर अर्चना, तो आज के समय में सबसे कॉमन मेंटल हेल्थ इश्यूज जो हमें ओल्ड एज पीपल में देखने को मिलता है वो क्या है, और साथ में किस तरह से उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट करता है? आजकल तो बहुत सारे मेंटल इश्यूज बहुत कॉमन हो गए हैं पहले के मुकाबले, पर हम अभी भी फॉर्चुनेट है कि इंडिया में इतने ज्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज नहीं है जितने फॉरेन कंट्रीज में है, वेस्टर्न साइड में है। बिकॉज हमारा कल्चर आज भी लोगों को बांधे हुए है, सोशली हम बहुत ज्यादा एक्टिव है। हमारे यहाँ बहुत सारे फेस्टिवल्स सेलिब्रेट होते हैं, हमारा कल्चर जो है बहुत रिच है। तो जैसे बड़ा परिवार हो तो बुजुर्गों की ऑब्वियसली देखभाल हो जाती है ना, तो इस वजह से हाँ थोड़े से केसेस कम है, बट हैं और बढ़ रहे हैं अभी केसेस पहले के मुकाबले। तो बहुत ज्यादा कॉमन सबसे कॉमन इशू है तो डिप्रेशन जो ओल्ड एज में होता है, इसको आज हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। फिर है एंजाइटी न्यूरोसिस, साइकोटिक डिसऑर्डर्स, कुछ डेल्यूजन डिसऑर्डर्स, अल्जाइमर्स, डिमेंशिया, ऐसे बहुत सारे कॉमन हेल्थ इश्यूज हैं जो आजकल हमको ओल्ड एज में देखने को मिलते हैं। और होम्योपैथी का बहुत बड़ा रोल है इसमें। हम थोड़ा सा वो बाद में डिटेल में देखते हैं कि होम्योपैथी कैसे हेल्प करता है ना। तो पहले आज हम डिप्रेशन को समझते हैं। डिप्रेशन को, यस। तो डिप्रेशन ये बहुत कॉमन हो गया है आजकल के एज में, स्पेशली जब हम 60-70 के उम्र की तरफ चलते हैं। तो ये एक्चुअली बहुत सी बार मिस हो जाता है पेशेंट के खुद से भी, उसको भी नहीं पता चलता है, फैमिली वालों से भी, या कभी कभी डॉक्टर के पास भी भले ही वो चला जाए तो भी डॉक्टर भी इमीडिएटली ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि एक वो थोड़ा सा हाँ कि आज भी हमारे यहाँ पे ऐसे थोड़ा बुन माना जाता है कि साइकेट्रिस्ट के पास जाना है या डिप्रेशन है,
तो लोगों को ऐसा लगता है कि मैं मतलब पागल तो नहीं हो गया हूँ पागल हो गया हूँ, हाँ। yes. तो इसलिए लोग भी ज्यादा शेयर नहीं करते, स्पेशली ओल्ड एज में भी उनको एक तो पहले से ही बहुत सारी तकलीफें होती रहती है, उसमें से अगर ये भी चीज वो एक्सपीरियंस करते हैं तो वो इतना अवेयरनेस नहीं है कि वो जाके अपने Yes. फैमिली के साथ ये डिस्कस करे, क्योंकि ऑलरेडी जो फैमिली मेंबर्स है वो उनके उनके लाइफ में बिजी है, तो उनके पास बचता ही काफी कम समय है कि वो और ये एक्स्ट्रा चीजें या अपने मेंटल हेल्थ के इश्यूज के बारे में भी डिस्कस कर पाए। तो ये बहुत कॉमन है, और बहुत सारे कारण हैं इसके लिए, डिप्रेशन के लिए। जैसे सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट कारण है कि हमारा जो सामाजिक और पारिवारिक ढांचा जो अभी चेंज हो रहा है हाल फिलहाल, क्योंकि क्या हो रहा है Yes. कि बहुत सारे लोग माइग्रेट कर रहे हैं विद इन इंडिया और आउट ऑफ द कंट्री, इन द सर्च ऑफ जॉब, इन द सर्च ऑफ एजुकेशन, हायर एजुकेशन। तो घर में कौन रह जाता है फिर, जैसे माँ बाप, बुजुर्ग। दादा दादी, बुजुर्ग, माँ, हाँ, नाना नानी, फूफा, ताया, जो लोग मतलब अभी रिटायर हो गए हैं या फिर अभी एज हो गया है, वो उनके साथ हर जगह नहीं मूव ऑन कर सकते हैं, तो वो लोग Yes. फिर घर में रह जाते हैं। पैसा तो बहुत होता है, फाइनेंशियली बहुत मतलब अच्छे खासे वो पैसे घर को बेचते रहते हैं, उनका जो बेटा है, बेटी है, बहू है, वो अच्छे खासे फाइनेंशियली सपोर्ट तो करते हैं, बट वही सिर्फ जरूरी नहीं है, क्योंकि आप मेड रख लो, आप कोई भी रख लो जो आपका सिर्फ केयर करेगा, पर शेयरिंग नहीं होता है वो एज में ना। जैसे आज मैंने क्या किया, आज मुझे क्या लग रहा है, आज मुझे खुशी हो रही है, आज मुझे गम हो रहा है, ये सारी चीजें बांटने के बाद आपका मन हल्का होता है बहुत सी बार। एक थोड़ा छोटा सा इंसिडेंस में बताऊंगी। एक मैंने कहीं पढ़ा था या देखा था वीडियो पर, जोमेटो के एक जो वर्कर है उसने डाला था कि वो एक रात को 12 बजे उसको एक पेस्ट्री की ऑर्डर आई और वो डिलीवर करने के लिए गया था। तो फिर जब वो मतलब अंकल थे, एक ओल्ड एज, एक 80s के अराउंड अंकल थे, उन्होंने दरवाजा खोला तो उन्होंने वो एकदम थरथराते हाथों से वो लिया केक और थोड़े से सैड लगे, तो फिर वो बोले कि बेटा मेरा एक काम करोगे, तो उसको भी थोड़ा सा लगा कि अरे अंकल है तो रुकता हूँ, मैं बोलता हूँ उनसे। तो वो बोले कि आज मेरी वाइफ का बर्थडे है और घर में कोई नहीं है क्लैप करने वाला भी, अगर मैं केक कट करूंगा तो क्लैप करने वाला तो कोई तो चाहिए, क्योंकि कोई तो आंटी चाहिए, एक्सपायर हो गए, वो अकेले रहते हैं, और वो उनके फोटो फ्रेम के सामने उनका वो जो केक और कैंडल उन्होंने जलाया एक, और फिर उन्होंने जब केक कट किया तो उसने एटलीस्ट क्लैप किया, तो बोले उसी से शायद मेरी वाइफ को आज खुशी मिल जाएगी, कोई तो है। मतलब बेटा है वो यूएस सेटल हो गया है, वो हर साल मतलब मम्मी के बर्थडे पे आप ये दान करो, ये करो, पैसे भेज देता है, बट मैं क्या करूं उस पैसे का, अगर मैं ये छोटी सी खुशी भी किसी के साथ नहीं बांट सकता मेरे अकेलेपन की वजह से, Yes. तो मैं उन पैसों का क्या करूं। तो ऐसी आज कंडीशन हमको बहुत कॉमनली देखने को मिलती है। फिर दूसरा है कि लोअर मिडिल क्लास या लोअर सोशियो इकोनॉमिकल सेक्टर में फाइनेंशियल इश्यूज बहुत होते हैं, उसमें बहुत Yes. सी बार ऐसा होता है कि आपकी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी आपको डिपेंड होना पड़ता है, और ऑलरेडी मतलब हम जो से देखते हैं कि अभी सब जगह वो जो महंगाई छा रही है, ये हो रहा है कि लोगों की Yes. खुद की जरूरतें भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसीलिए। और जो पहले के जमाने में था ना, मतलब जो बहुत सारा देखते थे, लोग खुद पे इतना खर्चा नहीं करते थे पहले, नहीं करते थे। हाँ, वो अपने बच्चों पे और फ्यूचर के लिए सेव करके रखते, पर आजकल Save लोगों की भी करके। जरूरतें बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बहुत बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया एंड ऑल, सबको दिखाना है, और वो दिखाने के चक्कर में ही बहुत सी बार खर्चे हो जाते हैं, और वो उनको खुद के ही वो फाइनेंसेस मैनेज नहीं कर पाते, तो वो अपने बुजुर्गों को क्या देंगे, तो इसीलिए बहुत सी बार डिपेंडेंसी आ जाती है। जैसे मतलब चश्मे टूट गए तो नए चश्मे मैं बोलूं कि नहीं बनवाने के लिए, इसमें खर्चा हो जाएगा, मुझे सुनाई कम दे रहा है तो हियरिंग एड लगाओ कि नहीं, बोलूं कि नहीं, वो भी बहुत सी बार इशू हो जाता है। जैसे रेगुलर चेकअप के लिए जाना है, तो नहीं अभी बच्चों की फीस है, इसका ये है वो है, तो मैं तो क्या, अभी मेरा एज हो गया, मैं बाद में दिखा लूंगा। ये बहुत सी बार निग्लिजेंस जो होता है वो हेल्थ की तरफ हो जाता है बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल इशू, तो वो भी एक चीज बहुत कॉमन है, इस वजह से भी मतलब डिप्रेशन आ सकता है। फिर तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है कि समय का अभाव। तो आजकल सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो
और या सबसे एक्सपेंसिव चीज जो है वो टाइम है। वो टाइम है। हाँ, कि आपके पास समय ही नहीं है। आप नहीं सुबह है। से लेके शाम तक कोई ना कोई चीज में आप इतना बिजी हो कि आप खुद को भी बहुत सी बार टाइम नहीं दे पाते हो। और क्या होता है ना, जैसे बिकॉज ऑफ ट्रैफिक, बिकॉज ऑफ दिस, दूर दूर तक आपके जॉब्स रहते हैं, आपको जाना पड़ता है। सुबह आप जल्दी घर छोड़ते हो, रात को आपको आने में लेट हो जाता है। तो घर पे जो बुजुर्ग है, जैसे आपकी बूढ़ी माँ है, पिताजी है, दादा दादी है, वो उनके पास कोई काम नहीं रहता। वो बस दिन भर यही राह देखते रहते हैं कि दिन आप भर। शाम को कब आएंगे, कब मैं आपके यस। साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूंगा। और आप जब घर पे आते हो, आप थके हारे आते हो, आप भी बहुत कुछ जूझ के आ रहे हो बाहर से, है ना। तो यस। आपको भी ऐसे यस। लगता है कि मैं थोड़ा 15 मिनट रेस्ट कर लूं, या मैं शॉवर ले लूं, या फिर मैं थोड़ा टीवी देख लूं, या मेरी वो वेब सीरीज इनकम्प्लीट है वो कंप्लीट कर लूं, या मुझे अभी खेलने जाना है नीचे, वॉक के लिए मेरे को भी टाइम नहीं मिलता, वो करना है। तो आप आपके कामों में लग जाते हो, और आप ये नोटिस ही नहीं करते हो कि दिन भर वो जो इंसान घर पे आपकी राह देख रहा है, उसको भी आपको थोड़ा सा टाइम देना है। जरूरत। तो यस। हाँ, तो ये जो पहले स्टार्टिंग वाले 10-15-20 मिनट जो है, घर पे आते से ही आप अगर उनको थोड़ा अटेंशन दे, उनको भी कुछ बहुत सारी चीजें आपको बतानी होती है, बहुत सारी चीजें आपके से सुननी होती है, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़े से इश्यूज जो है वो कम हो सकते हैं। कम हो सकते हैं। यस। यस, तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो डिप्रेशन के लिए मतलब प्रोवोकिंग है। ऐसे नहीं बोलती कि इसी की वजह से होता है, बट ये इसी की वजह चीजें धीरे धीरे पाइल अप होने लगती है। एंड वो जो मेंटल हेल्थ है, जो मैंने बोला था कि वो जो बैलेंस होता है कि पॉजिटिव और निगेटिव का, वो बहुत सी बार फिर बिगड़ने लगता है। नेगेटिविटी थोड़ी सी बढ़ने लगती है धीरे धीरे, पॉजिटिविटी कम कम होने जाती है, क्योंकि कितना आप झेलोगे ना, 1 दिन 2 दिन, अगर सालों से आपके साथ वही होते आ रहा है, वही निग्लिजेंस हो रहा है, या फिर आप शेयर नहीं कर पा रहे हो, आप किसी के साथ बोल नहीं पा रहे हो, तो वो अंदर के अंदर पाइलअप होता है, और फिर अल्टीमेटली आपको डिप्रेशन की खाई में धीरे धीरे गिरते जाते हो, और आपको भी नहीं पता चलता है, आपके परिवार वालों को भी पता नहीं चलता है कि ये सच में डिप्रेशन है। डिप्रेशन है। जैसे लास्ट में अभी आपने बोला डॉक्टर अर्चना कि आपको भी नहीं पता चलता, परिवार वालों को भी नहीं पता चलता है, क्योंकि ये इतना धीरे धीरे जो है आपकी लाइफ में इंटर करता है, धीरे धीरे आपको आपकी डिप्रेशन जो है पूरी तरह से ग्रिप में ले लेता है, उसके बाद समझ में आता है। लेकिन क्या कुछ ऐसे लक्षण हैं जिसके द्वारा हम इसको जो है अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं, या समझ सकते हैं कि हमारे घर का जो बुजुर्ग है वो इस प्रॉब्लम से जो है गुजर रहा है, जूझ रहा है? बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली ये सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए एज अ Yes. पर्सन, एज अ डॉक्टर, जिससे हम अर्ली स्टेज में डिप्रेशन को कैच कर सके और अच्छे से ट्रीटमेंट करा सके। तो Yes. सबसे पहले जो आपको खुद को एक्सपीरियंस होता है वो है उदासी और निराशा। जैसे मतलब क्या कि धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट जो होता है वो आपके रूटीन से, आपके डेली एक्टिविटी से कम होने लगता है। जो मजा आपको पहले टीवी देखने में आता था, म्यूजिक सुनने में आता था, या फिर सैर करने में आता था, वो चीजें थोड़ी सी कम होने लगती है। आप वो चीजें इंजॉय नहीं कर पा रहे हो, नहीं करते। आपको ये चीजें, हाँ, आपको ये चीजें अच्छी नहीं लग रही हैं। फिर आपका मतलब नींद कम हो जाती है, आपको नींद नहीं आती है, रात को आप बहुत देर लेट तक ऐसे ही बैठे रहते हो, भले ही कोई सोच नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी नींद नहीं होती है आपकी अच्छे से। सुबह जल्दी आप उठ जाते हो तो नींद की कमी हो जाती है। फिर आपको भूख नहीं लगती है, जो अंदर से सेंसेशन आना चाहिए कि अभी मेरे को अच्छे से भूख लग रही है, तो वो एक हेल्थ की निशानी है, हेल्दी स्टेट की निशानी। तो वो नहीं होता, आपकी भूख बहुत कम हो जाती है, आपको खाने की इच्छा नहीं होती, अच्छे से अच्छा खाना सामने आ जाए फिर भी मन नहीं करता है वो खाने का, वो एंजॉय नहीं कर पाते हो आप वो प्लेट। फिर आपका वजन धीरे धीरे कम होने लगता है, और सडन मतलब हाँ, वो एक नोटिसेबल फैक्ट है कि आपका वजन कम होने लगता है। तो ऐसी बहुत सारी लक्षण है जिससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि शायद ये डिप्रेशन हो सकता है। पर अभी इसको डिफरेंशिएट कैसे करें, क्योंकि नॉर्मली भी ये चीजें हो सकती है और एबनॉर्मली भी हो सकती हैं। हाँ, तो नॉर्मल है कि कभी कभी आपको थोड़ी उदासी लगती है, जैसे मैंने बताया था कि कोई घटना होती है और उसको हमारे मन पे इम्पैक्ट करती है, तो थोड़े दिन के लिए हमको सैड लगता है, डिप्रेस लगता है, फिर Yes. वी गेट, हाँ, मतलब हमको फियर, एंजाइटी सब स्टार्ट हो जाता है। बट
हम वापस से कोप अप कर लेते हैं। पर जब हम डिप्रेशन में धीरे धीरे जब जाते हैं तो ये कोप अप नहीं होता है, और ये 2 3 4 हफ्ते तक हम वही वही स्टेट में रहते हैं, नाराज नाराज रहते हैं। हाँ, और एक था कि आपको अननेसेसरीली रोना आता है, मतलब आप बैठे जगह ही रोने स्टार्ट कर देते हो, कोई कारण नहीं है, सब कुछ अच्छा है, फिर भी आपको रोना आ जाता है, आप सैड रहने लगते हो, या फिर आप मरने मरने की बातें करने लगते हो कि अभी तो मेरे जीवन का अंत आ गया, अभी तो मेरे को लाइफ में कुछ नहीं रहा है, कुछ बचा नहीं है। ऐसे निगेटिव थॉट्स जब आने लगते हैं, तो वो भी एक डिप्रेशन का एक सिम्टम हो सकता है। तो हाँ, और अगर ये चीजें लॉन्ग टर्म के लिए चलती है तो फिर आपको ये पॉसिबिलिटी है कि डिप्रेशन हो सकता है। यस, और एक और पॉइंट मुझे याद आया, जैसे अभी आपने बताया कि कई बार ऐसा होता है कि डिप्रेशन में एक चीज और आती है बीच बीच में, जैसे सब लोग बैठे हैं घर में, सब लोग बात कर रहे हैं, लेकिन जो बंदा डिप्रेशन से गुजर रहा होगा वो जो है एकदम से जो है वहां से एब्सेंट हो जाएगा, मतलब उसका दिल दिमाग कुछ वहां पर होगा ही नहीं, उसको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अचानक से जब उसको कोई पूछेगा कि सब कुछ ओके है, तो वो कनेक्ट भी नहीं कर पाएगा कि वहां पर क्या चल रहा था, उस सराउंडिंग में एक्चुअली में क्या हो रहा था। तो ये अपने आप में भी जो है खो जाते हैं एक उदासी में, एब्सॉर्ब्ड स्टेट होता है हाँ, उनका। यस यस यस। तो अभी जैसे हमने डिप्रेशन के लक्षण को भी समझा, लेकिन एक लाइन हम लोग हमेशा कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो ओल्ड पीपल, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो डिप्रेशन से बचने के लिए क्या कर सकते हैं, और अगर किसी फैमिली में किसी ओल्डीज को जो है डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, तो फैमिली मेंबर जो है किस तरह से उसे सपोर्ट कर सकते हैं, खासकर इमोशनल लेवल पर। यस, मैं एक छोटा सा कोट कहना चाहूंगी यहाँ पे। जैसे जवानी में तो संतान का सुख सबको ही मिलता है, जब सबको ही बच्चे होते हैं, बट वो किस्मत वाले हैं उनको बुढ़ापे में संतान से सुख मिलता है। जैसे उनके बच्चों का साथ उनको अगर मिलता है तो ये एक बहुत गुण है ओल्ड एज में, कि वो फिर सारी समस्याओं को इजीली टैकल कर सकते हैं। पर अगर ये हर एक के साथ पॉसिबल नहीं है कि आपको आपके परिवार का साथ मिले, बच्चों का साथ मिले, तो आप खुद के लिए क्या कर सकते हैं। जैसे हमने जो सिचुएशंस देखे कि बहुत सी बार वो अकेले रह जाते हैं घर में, तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका जो नॉर्मल रूटीन है, आपकी जो एक्टिविटी है, उसको आप बरकरार रखें। उसमें जैसे रिटायरमेंट के बाद बहुत सारे लोग वो जो रूटीन है वो छोड़ देते हैं, क्योंकि पहले तो आप इतना बिजी 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 रहते हैं, और सडन से जब आप घर पे बैठते हो तो एक खालीपन सा आ जाता है लाइफ में। तो वो ना आने दे कभी भी आपके लाइफ में। आपका जो रूटीन है, जो आप बचपन से देखो, आप बुढ़ापे तक आप रूटीन में फॉलो करते हो। जैसे बचपन में आप स्कूल का रूटीन होता है, सुबह जाना आना, फिर कॉलेज का रूटीन होता है, फिर उसके बाद आपके प्रोफेशन का रूटीन होता है। तो बुढ़ापे में क्या होता है, बुढ़ापे में तो आपका कोई भी रूटीन नहीं होता, क्योंकि हर एक जन अपने अपने लाइफ में व्यस्त हो चुका है। आपके बच्चे हैं, आपके पोता पोती सब जो है वो आपके अपने अपने लाइफ में व्यस्त हैं। तो आपको ही आपका रूटीन एक स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे आपकी जो रोजमर्रा की जो चीजें है वो तो कीजिए ही, साथ में ये ध्यान रखिए कि आप कभी भी अकेला ना रह जाए। जैसे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे होली है, दिवाली है, त्योहार है। जैसे इंडिया इज वेरी रिच इन अवर कल्चर, तो हम ये सारे फेस्टिवल्स बहुत धूमधाम से अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। या किसी की शादी है, मुंडन है, छोटी मोटी फेस्टिवल्स भी हमारे आजू बाजू में चलती रहते हैं, प्रोग्राम्स फंक्शंस चलते रहते हैं। तो ये मत सोचिए कि अभी मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, अभी बेटा तू जाके आ जा, बहू तू होके आ जा, मैं तो घर पे ही रुक जाती हूँ, मैं तो आराम ही कर लूंगी, मैं मेरा क्या काम है वहां पे, तो मैं थोड़ी ना अभी तुम लोगों के जैसे मैचअप कर पाऊंगी। पर ऐसा मत सोचिए। उस टाइम पे या फिर आपके आजू बाजू में भी अगर हो रहा है फैमिली में, तो आप जाके खुद वहां पे इन्वॉल्व हुईजिए, आपको इन्वॉल्व होना चाहिए। तो आपके जो एक्सपीरियंस है वो नए जनरेशन के साथ आप शेयर कीजिए, कि जैसे ये त्योहार ऐसे सेलिब्रेट करने चाहिए, इसके पीछे ये लॉजिक है, इसके पीछे ये स्टोरी है। तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो एज अ गाइड आप यंग जनरेशन को जब देंगे तो वो ज्यादा आपके साथ कनेक्ट हो गए, और आपका भी एक रूटीन, हाँ, और आपका भी एक रूटीन रहेगा, आपकी भी एक एक्टिविटी जो है वो मेंटेन रहेगी।
फिर जैसे मैंने बोला था कि अगर परिवार में ज्यादा लोग नहीं है या फिर आप अकेले हैं, तो आप आपके आजू बाजू या आसपास, जैसे बहुत सारे ओल्ड एज क्लब्स होते हैं, लाफ्टर क्लब होते हैं, या Laughter पार्क में हाँ घूमने वाले क्लब्स होते हैं, क्योंकि आपके आजू बाजू भी सेम एज के लोग सेम समस्याओं को टैकल कर रहे हैं, सेम समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो आप Yes. वो ज्वाइन कीजिए, जैसे भजनी मंडल है, या फिर कीर्तन के कुछ ग्रुप हैं, या फिर आप कहीं मंदिर या किसी को फॉलो करते हो, वहां पे बहुत सारे ग्रुप्स रहते हैं। या आपके सोसाइटी में ओल्ड एज का जो ग्रुप है वो आप जरूर ज्वाइन कीजिए। और आप मतलब वो जितना आपकी समस्या को समझ सकते, शायद ही कोई समझ सकता है, क्योंकि वो लोग भी Yes. सेम लाइफ के स्टेज से गुजर रहे हैं। तो आप उनके साथ आपका मन हल्का कर सकते हो। आप आपकी घर की जो चीजें है, शायद कभी आपको जो भी महसूस हो रहा है, आपके फैमिली को टाइम नहीं है, पर आपके वहां पे जो दोस्त बनते हैं नए, उनके पास टाइम होता है आपको टाइम देने के लिए, और वो समझ भी सकते हैं आपको अच्छे से। तो आप वो जरूर कीजिए कि आप आजू बाजू जो ऐसे क्लब्स है या मंडल है, उनको जरूर ज्वाइन कीजिए, जिससे Join आपके कीजिए। अंदर जो अकेलापन या खालीपन आप महसूस करते हो, वो आप नहीं महसूस करोगे। यहाँ पे मुझे वो जो लेक्चर हमने अभी थोड़े दिनों पहले किया था नेट्रम फॉस का, वो याद आता है, कमलेश सर का। उन्होंने बहुत अच्छे से ये सिचुएशन बताई थी नेट्रम फॉस के बारे में, या अकेलेपन के बारे में बहुत अच्छा एक वीडियो भी उन्होंने बताया था और उनके यहाँ का उन्होंने एग्जाम्पल दिया था, वो थोड़ा सा रिपीट करती हूँ। उनके सोसाइटी में ही एक बुजुर्ग रहते थे। बुजुर्ग पहले मिलिट्री में थे, तो थोड़े से स्ट्रिक्ट थे स्वभाव से, और इतना ज्यादा जेलप नहीं होते थे किसी से। तो बहुत सी बार वो ज्यादा नीचे भी नहीं उतरते थे, और उनकी वाइफ जो है उनकी बेटी के यहाँ बहुत सी बार रहती थी कि उसको हेल्प करने के लिए। बेटा और बहू फुल टाइम जॉब था, वो आईटी में थे, तो उनके टाइमिंग्स बहुत अलग थे। रात को लेट काम करते Yes. थे, सुबह लेट उठते थे, और इनको आदत थी कि जल्दी उठने की, सारे काम करने की। तो एक दिन क्या हुआ कि वो अचानक से, मतलब बेटा भी बाहर गया था, मम्मी भी बाहर गई है, और घर में डेड पाए गए। तो रीजन क्या था कि यही जब उन्होंने नीचे उनके फ्रेंड के साथ बात की सर ने, तो फिर उन्होंने बोला कि उसने ना अपने आप को अकेलेपन की ये जो डिसीज है उसमें गिरफ्तार कर लिया था, अकेलेपन में गिरफ्तार कर लिया था। मैं उसको हमेशा वही बोलता था, तू देख, मैं मेरे पास देख, मैं कैसे नीचे आके बैठता हूँ, चार लोगों से मिलता हूँ। मेरे घर में भी ऐसा ही है कि किसी को टाइम नहीं मुझे देने के लिए, बट मैं जो हूँ वो खुद से ही दूसरों से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो वो नहीं कर पाए थे अंकल, और इसीलिए शायद वो अकेलेपन या डिप्रेशन की वजह से ही वो एक दिन छोड़ के चले गए सबको। तो ये बहुत कॉमन है आजकल। तो इसमें आपको ही अंदर से एफर्ट लेने Yes. पड़ेंगे कि आप जाके होके खुद दूसरों से कनेक्ट करो, आप बातें करो। तो ये चीज आपको करनी चाहिए। फिर जैसे परिवार वालों की अगर बात करें, तो परिवार वालों का जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि भले ही आपके पास समय कम है, पर आप जब भी बाहर से आते हो, तो जो पहले 20-25 मिनट जो आप घर पे आते हो, तो आप Yes. अपने जो बूढ़े माँ बाप है उनके पास जाइए। अगर वो बेड रिडन है, तो उनसे सबसे पहले हालचाल पूछिए कि आप कैसे हो, अपने दिन भर में क्या क्या किया, या आपको कोई हेल्थ इश्यूज तो नहीं फील हो रहा है ना, आपको कुछ चाहिए, आपको कुछ खाने का मन है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिससे भले उनको आपसे कोई अपेक्षा नहीं होती, बस आप आके बात कर लो, ये उनके लिए बहुत है। Yes. तो उनको ऐसे लगता है कि हाँ, मेरी कुछ तो वैल्यू है, मेरा कुछ तो वजूद है इस घर में, जिसके लिए मुझे जीना है, जिसके लिए मुझे Yes. सरवाइव करना है। तो वो आप कर सकते हो परिवार एज अ फैमिली मेंबर, या आपके परिवार का हिस्सा अगर है, तो ये आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ये चीजें फॉलो करो। और और आप क्या कर सकते हो, अगर आपका पोषण या डाइट अच्छे से होता है, जैसे बहुत सी बार ओल्ड एज में हेल्थ इश्यूज जो है वो ज्यादा बढ़ जाते हैं, जैसे मतलब क्रॉनिक प्रॉब्लम्स तो होते ही हैं, उसके साथ आपका शरीर कमजोर होता है, तो आपका दिखाई देना आपको कम हो जाता है, तो चश्मे हो लग जाता जाते है। हैं। हाँ, आपको सुनाई Yes. देना कम हो जाता है। उसकी वजह से फिर आप बहुत सी बार कनेक्ट नहीं हो पाते हो। जैसे अगर आपको सुनाई कम दे रहा है, आपको दिखाई कम दे रहा है, तो आप लोगों के साथ उतने अच्छे से घुल मिल नहीं पाते हो। तो Yes. इसको निग्लेक्ट ना करें, है ना।
तो आप वो चीजों पे तुरंत काम करें, जैसे हियरिंग एड्स यूज करना। आजकल कोई उसमें गलत बात नहीं, आप वो कर सकते हो यूज, है ना। या फिर छड़ी का इस्तेमाल करना। बहुत लोगों को लगता है कि यार मैं ऐसे नहीं, मतलब मैं फिर बुढ़ा दिखूंगा हाँ, या लोग हंसेंगे, तो बहुत सी बार वो यस, कॉन्शियस हो जाते हैं। तो ऐसे नहीं है, ये आपके अच्छे हेल्थ के लिए है, वो आपको प्रिवेंट करेंगी फ्रॉम फॉलिंग या और भी जो भी प्रॉब्लम्स हो गया, आप अच्छे से आप बैलेंस कर पाओगे खुद को। तो ये चीजें हैं जिसको निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। जो छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज आते हैं, आप उस पे भी तुरंत काम करें। तो क्या होगा, धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, आप समाज में या फिर परिवार में आप कॉन्फिडेंटली सबके साथ कनेक्ट कर पाओगे। तो ये चीजें करनी चाहिए। यस, फिर डाइट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे आपका डाइट जो है, इन दैट एज ऑल्सो बहुत सारे लोग निग्लेक्ट करते हैं कि ठीक है, जो कल का बासी खाना है वही मैं खा लूंगा, बचा कुचा जो भी है, मेरे लिए क्यों बनाना है, आप जाओ मैं देख लूंगा। फिर खुद भी ध्यान नहीं देते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। बहुत सी बार परिवार से भी मिस हो जाता है, और बुजुर्गों को भी नहीं समझ में आता है कि यार मैंने अपने हेल्थ के लिए न्यूट्रिशियस यस। खाना ज्यादा खाना चाहिए, क्योंकि पाचन शक्ति पहले जैसी नहीं होती है ना, वो धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। जैसे अभी आपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर किए कि कैसे जो है बुजुर्ग लोग भी जो है अपने आप को दूसरों के साथ कनेक्ट रख सकते हैं। अगर इसी को हम आगे देखें तो हम बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल अपने आसपास देखते हैं, काफी सारे सेलिब्रिटीज को भी देखते हैं, कुछ आम लोगों को भी देखते हैं जो 80 प्लस की एज के बाद भी जो है एक्टिव रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं और अपनी लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय करते हैं। लेकिन वहीं पर हमारे आसपास ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो कि 60 के बाद ही जो है अपने जीवन से थक जाते हैं और पूरी तरह से मेडिसिन पर, हॉस्पिटल पर जो है डिपेंड हो जाते हैं। और इसमें एक और बात मैं कहना चाहूंगी जो कि मैंने खासकर देखा है, क्योंकि मेरा थोड़ा सा रूरल बैकग्राउंड रहा है, मैं विलेज को बिलोंग करती हूँ। और मैंने मेरी फैमिली में भी आसपास के बुजुर्गों को भी देखा है कि ना वो जरूरत से ज्यादा मेडिसिन लेते हैं। जैसे हम कहना चाहिए ना कि खाना कम दवाई ज्यादा लेते हैं, पॉलीफार्मेसी, यस एग्जैक्टली। तो एक ये प्रॉब्लम जो है बहुत देखने को मिलती है। तो आप इसके बारे में कैसे सोचते हो? यस, जो आपने बात की वो बहुत अच्छी बात की कि बहुत सारे लोग ग्रेसफुली भी ओल्ड एज को अपनाते हैं। जैसे हमने देखा है कि केएफसी के जो ओनर हैं, उन्होंने एट द यस, एज ऑफ 60-65 केएफसी की शुरुआत की थी। शुरुआत की थी। और हाँ, और जैसे एक लेडी है, आई थिंक भगवान देवी, उन्होंने एट द एज ऑफ 90 वो गोल्ड मेडलिस्ट बनी। यस, फिर और एक एग्जांपल है बमन ईरानी, उन्होंने बहुत उम्र के, बहुत एज के बाद उन्होंने अपना एक्टिंग कैरियर करियर, एक्टिंग करियर स्टार्ट किया, और कितने अच्छे शुरू से किया है। वो आज भी लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं। यस, तो इट ऑल डिपेंड ऑन योर एटीट्यूड, कि आप कैसे एटीट्यूड अपनाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात करती हूँ पॉजिटिव थिंकिंग की, कि हमारा जो थिंकिंग है वो अगर पॉजिटिव रहता है, बिकॉज ऑफ गुड हेल्थ, अगर गुड मेंटल हेल्थ है तो ऑब्वियसली आपका थिंकिंग जो है वो पॉजिटिव रहेगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं ना कि बहुत सारे मतलब बच्चे कंप्लेन करते हैं कि मेरी मम्मी या मेरे जो पिताजी हैं, वो तो जब ही यंग थे या फिर अभी अभी तक वो बहुत एक्टिव थे। ही वॉज लाइक अ लायन हु हैज रूल्ड इनटू द सोसाइटी। पर अब ऐसा क्यों यस, हो गया, अब वो क्यों इतने डिप्रेशन में हो गए। तो ये जो समस्या है ना, ये बहुत कॉमनली होती है। जो लोग सोशली पहले ज्यादा बहुत एक्टिव रहा करे हैं और रहा करते थे, जैसे कोई मतलब बिजनेसमैन है, या कोई पॉलिटिकल यस, पार्टी को जो लोग बिलोंग करते हैं, या फिर कोई बहुत ऊंचे पद पे है जिन पे बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, वो हमेशा अपने काम में बिजी रहते थे। तो उन्होंने कभी ज्यादा दोस्त नहीं बनाए, उन्होंने कभी ज्यादा अपने यस, परिवार को टाइम नहीं दिया। वो खुद में ही या खुद के काम में ही हमेशा बिजी थे। पर अब जब रिटायरमेंट आ जाती है, या फिर जब वो अपना जो प्रोफेशन है उसको थोड़ा सा अभी इतना नहीं कर पा रहे, और वो धीरे धीरे घर पे जब रहना शुरू कर देते हैं, तब उनको एक मतलब एक बहुत ज्यादा एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है उनके लाईफ में। एक जैसे मराठी बोलते एक पोकळी निर्माण होते त्यांच्या आयुष्यामध्ये। एंड उसकी वजह से क्या होता है कि वो और ज्यादा डिप्रेशन के शिकार होने के मतलब और ज्यादा चांसेस हो बढ़ जाते हैं कि वो डिप्रेशन के शिकार हो सके, है ना।
तो ये एज में भी आप क्या कर सकते हो ना, आप आपका जो एक्सपीरियंस है वो आप कहीं दूसरी जगह यूज कर सकते हो। आप आपका जो रूटीन है उसी में एक नया जॉब फाइंड आउट कर सकते हो, इसमें आपका अर्निंग शायद ही पर्पज होगा, बट आपका लाइफ या आपका रूटीन बिजी रहेगा। जैसे बहुत सारी बार हम Yes. देखते हैं कि कोई एक बैंक से रिटायरमेंट हो जाता है तो वो ऑनररी दूसरे बैंक में लग जाते हैं और वहां का एक्सपीरियंस वो वहां पे शेयर करते हैं। या कोई रिटायर्ड Yes. टीचर है, प्रिंसिपल है, तो वो अपने खुद की क्लासेस स्टार्ट कर देता है बच्चों से, मतलब बच्चों के साथ जुड़ने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए, तो वो उसमें बिजी रहेंगे। या फिर जो हॉबी आज तक आप नहीं कर पाए हो, आप अगर आप अच्छे पेंटर हो तो आप उसमें आपका करियर वापस फिर से शुरू कर सकते हो, Yes. एज अ हॉबी भी और एज अ करियर भी। तो ये ऑप्शंस आपके पास हमेशा अवेलेबल रहते हैं। भले ही आप चीजों से रिटायर हो जाते, मतलब बिजनेस है, जॉब से रिटायर हो जाते, पर लाइफ से रिटायरमेंट नहीं होती है ना। रिटायरमेंट नहीं होता। हाँ, तो जब Yes. तक आपको पॉसिबल है आप अपने आप को बिजी रखो इन सारी चीजों में, है ना। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। हाँ, सो हमारा जो सेकंड पॉइंट है पॉलीफार्मेसी। सो आजकल ये बहुत कॉमन हो गया है। बहुत सारे लोग जो है खाने से ज्यादा कई बार मेडिसिन ज्यादा खा लेते हैं। तो ये क्यों हो रहा है? तो जैसे भी एज, जैसे जैसे एज बढ़ रहा है, बिकॉज ऑफ अवर आई डोंट नो, बिकॉज ऑफ अवर लाइफ स्टाइल और ईटिंग पैटर्न्स, ईटिंग हैबिट्स, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये सारी चीजों की वजह से क्रॉनिक डिसीजेस बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। जैसे आजकल हर एक सेकंड इंसान को डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, उसके साथ फिर कभी कभी आर्थराइटिस या ऐसी चीजें आ जाती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो आपके एज के साथ आती है। एंड वो डिसीजेस इनक्यूरेबल डिसीज है, मतलब ऐसे नहीं कि आपने उसके लिए एक 5, 10, 15, 20 दिन दवाई ली और आप ठीक हो गए, ठीक हो ऐसे जाओ। नहीं है। ये अगर आपको दवाई चालू हो गई, जैसे शुगर के लिए, बीपी के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, तो फिर ये आपको लाइफ टाइम लेनी पड़ती है। आजकल तो डॉक्टर्स थायराइड के लिए भी जो गोली स्टार्ट करते हैं वो भी लाइफ टाइम रेकमेंड करते हैं कि आपको ये लाइफ टाइम लेनी पड़ेगी। तो उस वजह से क्या होता है, दवाइयां धीरे धीरे कम होने के बजाय बढ़ती जाती है। जैसे अगर आपको बीपी है तो धीरे धीरे फिर आपको कोलेस्ट्रॉल की गोली उसके साथ फ्री में आ जाएगी, फिर आपको खून पतला रखने की दवाई उसके साथ फ्री में आ जाएगी। आपको इंसुलिन, हाँ, अगर आपको शुगर है और आपको टैबलेट, एक टैबलेट है तो कुछ दिनों बाद उसकी 2 टैबलेट हो जाती है, कुछ दिनों बाद 3 हो जाती है, फिर आपको इंजेक्शन लेने पड़ते हैं इंसुलिन की। मतलब ये रिवर्स होने के बदले ये आगे आगे बढ़ते ही जाता है और धीरे 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 इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी हो जाती है मेडिसिन की कि आप वो चक्रव्यूह से बाहर ही नहीं आते हैं। तो यहाँ पे होम्योपैथी का रोल बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, क्योंकि होम्योपैथी के हेल्प से आप थोड़ा सा उन डिसीजेस को कंट्रोल में रख सकते हो, उस डिसीजेस को शायद रिवर्स कर सकते हो अगर ये बहुत ज्यादा एडवांस पैथोलॉजी में डेवलप नहीं हुआ है। और उसके साथ साथ एक्सरसाइज, आपका लाइफस्टाइल चेंज करना, आपका डाइट चेंज करना, ये सारी चीजें भी हेल्प करती है कि आप शायद से ही आपकी जो डोसेस है उसको थोड़ा थोड़ा कम टैकल करते जाओ, ना कि उसको बढ़ाते जाओ, है ना। बहुत सी बार कई कारण होते हैं कि जैसे छोटी मोटी चीजें हैं वो भी दिक्कतें हैं, वो भी बहुत सारे बुजुर्ग सहन नहीं कर पाते। जैसे पेट साफ न होना, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आजकल, कॉन्स्टिपेशन। और उसके लिए फिर वो लोग क्या करते हैं, ना कि डाइट पे फोकस ना करके मेडिसिन पे ज्यादा फोकस करते हैं। जैसे फिर चूरन ले लिया, लैक्सेटिव ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया, और कुछ दिनों के बाद फिर उससे भी आपको दिक्कत आती है, फिर उसमें भी आपका पेट साफ नहीं होता, फिर और गोली बढ़ाओ, एक गोली की 2 गोली करो, 2 गोली की और 3 करो, फिर उसके साथ लिक्विड ऐड करो, ऐसे वो चीजें बढ़ती जाती है। फिर और एक समस्या है नींद ना आने की समस्या, वो आजकल बहुत कॉमन है, स्पेशली बुजुर्गों में तो बहुत ही कॉमन है। तो उसके लिए फिर वो एक एक्स्ट्रा गोली ऐड हो जाती है। जैसे आपकी बीमारियों के लिए तो चल ही रही है, पर ये जो आपकी जो डेली रूटीन है उसके लिए भी आपको गोली की जरूरत पड़ने लगती है। हाँ, फिर जैसे आप एक कंप्लेन बताओ उसके लिए एक गोली, दूसरी कंप्लेन उसके लिए अलग गोली, ऐसे जितने आपकी कंप्लेंट्स बढ़ते जाते हैं उतनी आपकी गोलियों की संख्या भी बढ़ती जाती है, और वो एंडलेस है, वो तो बढ़ती ही जाती है। हर एक विजिट के साथ आपका गोलियों का जो संख्या है वो बढ़ती जाती है। बट ये बहुत मुझे ऐसा लगता है कि हार्मफुल थिंग है, क्योंकि ये गोलियों के भी कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट्स आपकी बॉडी में होते हैं। फिर आगे जाके
आप वो साइड इफेक्ट्स के लिए और एक एक्स्ट्रा गोली ऐड करते हो, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और बहुत सी बार बहुत सारे बुजुर्गों को ऐसे लगता है कि मैं अकेला हूँ, तो अगर मैं बीमार हो जाऊंगा, अगर मैं बीमार हो गई तो कौन देखने वाला नहीं है, इसीलिए भी वो गोलियों पे पूरी तरह से निर्भर हो जाते हैं, दवाइयों पे पूरी तरह से निर्भर हो जाते हैं। उनको ऐसे लगता है कि बहुत सी बार डर भी लगता है, क्योंकि जैसे जैसे एज होने लगता है तो ऑब्वियसली ये सारे डर आने लगते हैं, बीमारी को लेके डर, Yes. और क्यों लेके डर, अगले लाइफ में डिपेंडेंट होने का डर एक बहुत ज्यादा होता है कि पैरालिसिस का झटका ना आ जाए, फिर स्ट्रोक ना हो जाए, फिर ऐसे कुछ ना हो जाए, मैं गिर ना जाऊं, फ्रैक्चर ना हो जाए, जिसकी वजह से मेरी जो लाइफ है दूसरे पे डिपेंड हो जाएगी, क्योंकि वो उनको वो डिपेंडेंसी नहीं चाहिए होती, नहीं क्योंकि चाहिए। इतना सपोर्ट भी नहीं मिलता है बहुत सी बार फैमिली से। तो इस वजह से भी वो लोग जो है वो आदत छोड़ते नहीं है, वो हर एक चीज के लिए जो भी उनको दिया गया है मेडिकेशन वो कंटिन्यू करते हैं और उसको बढ़ाते रहते हैं। तो इस वजह से गोलियों की संख्या और पॉलीफार्मेसी जो आप बोल रहे थे वे बहुत कॉमन हो गया है। बट हमको ये लेवल पे भी काम करना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि एक तो होम्योपैथी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ आपको आपकी लाइफस्टाइल, आपका खान Lifestyle. पान, इस पे भी काम करना है। आप क्या एक्सरसाइज करते हो, आप डेली कितना इंटेक ले रहे हो, कितना आपका कैलोरीज बर्न हो रहा है, ये सारी चीजों पे भी जब आप काम करते हो तो मुझे लगता है कि हम ये सब टुगेदर जब अप्रोच करेंगे तो गोलियों की संख्या शायद से कम करने में हम थोड़ा सफल हो पाएंगे। यस यस डॉक्टर अर्चना, जैसे अभी हम होम्योपैथी के बारे में तो डिटेल में बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी आपने जैसे बोला कि डाइट और लाइफ स्टाइल, तो एक बुजुर्ग व्यक्ति को क्या डाइट लेनी चाहिए, किस तरह की डाइट लेनी चाहिए और साथ में उसका लाइफ स्टाइल कैसा होना चाहिए? तो डाइट के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो हमारे शरीर में एक अग्नि है जिसको हम पाचन अग्नि कहते हैं। जैसे ये अग्नि रोज हमारे शरीर में जलती है। तो Yes. जब हम यंग होते हैं तो ये अग्नि थोड़ी सी तेज होती है, तो जिसकी वजह से हम कोई भी खाना अच्छे से पचा सकते हैं। समोसा हो गया, पिज्जा हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, तो यंग लोग जो है वो इजीली लेते भी और डाइजेस्ट भी कर पाते हैं। पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो ये जो पाचन शक्ति वो कम कम होती जाती है, और जो आग है वो थोड़ी सी ठंडी होने लगती है। तो क्या होता है कि उसके साथ फिर हमको अपने अगर फूड में भी चेंजेस करने चाहिए। अगर वो हम नहीं करते हैं तो फिर हमें डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हो सकती तो है। हाँ, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारी जो पाचन शक्ति है उसको एक्टिवेट रखना, और जो चीजें हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे ज्यादा ओवरलोड ना करें ऐसी चीजें डाइट में इंक्लूड करना विद द एज। तो कुछ पॉइंट्स हम देखते हैं। जैसे सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका जो खाना है वो घर का बना हुआ, ताजा, गरम, सात्विक खाना होना चाहिए। जैसे आप अगर घर का खाना ज्यादा प्रेफर करते हो तो उसमें जो प्रिवेंटिव चीजें होती है, सोडा है, ये है, वो सारी चीजें नहीं ऐड होती हैं जो हम बाहर मार्केट से या फिर पैकेट फूड जो खाते हैं जिसमें उसमें जो होती हैं। तो उससे हमारे Yes. जो डाइजेस्टिव सिस्टम पे ज्यादा ओवरलोड नहीं होता है, खाना अच्छे से पच जाता है। तो सबसे पहले ये ट्राई कीजिए विद, जैसे भी ओल्ड एज का डाइट हम जब देखते हैं तो आप घर का ताजा खाना ही खाने की कोशिश करें, और हल्का थोड़ा सा उसमें भी। फिर दूसरा इम्पोर्टेंट है कि आपका आप अगर सुबह उठते से ही एक गिलास गर्म पानी, उसमें थोड़ा सा चुटकी भर हल्दी, थोड़ा सा अदरक का रस और काली मिर्च का पाउडर डाल के अगर लेते हो तो ये आपके डाइजेशन को काफी हद तक इम्प्रूव करता है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आप कभी धनिया जीरे का पानी ले लो, कभी आप सौंठ का पानी ले लो। तो ये जो चीजें हैं, ये जिससे सौंफ का पानी ले लो, जिससे आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है, वो आप अलट पलट के आपके डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। इंक्लूड कर सकते हैं। हाँ, जो आप आपके डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। देन आपका जो खाना है वो कलरफुल होना चाहिए, ना कि व्हाइट। जैसे व्हाइट चीजों को आपको अवॉइड करना और कलरफुल चीजें आपके प्लेट में इंक्लूड करनी है। जैसे व्हाइट चीजों में मैदा, शुगर, सॉल्ट, Yes. राइस, ये चीजें आप जितना कम कर दो उतना आपके शरीर के लिए अच्छा रहेगा। और कलरफुल चीजें जितनी ऐड करो, जैसे ब्रोकलीज हैं, रंगी बिरंगी बेल पेपर्स हैं, रंगी बिरंगी फ्रूट है, स्पेशली सीजनल फ्रूट्स, सैलेड है, कैरेट्स है, कुकुम्बर है। तो जितना ये कलरफुल चीजें आप ऐड करोगे उतना आपको मिनरल और विटामिन उससे बहुत अच्छे से मिलेंगे।
तो वो चीजों को आप खाने में ऐड कर सकते हैं। Yes. कई जो शरीर की रिक्वायरमेंट है फूड के लिए, वो एक्चुअली आपके ईटिंग मतलब जो खाना खाते हैं रोज, वो बहुत ज्यादा खाते हैं और या ओवर ईटिंग करते हैं, ऐसे भी आप बोल सकते हो। आपके शरीर को जो रिक्वायर्ड खाना है, रिक्वायर्ड भूख है, उससे आप 80% ही आपके भूख के आप खाना खाइए, ताकि आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उस पर ओवरलोड भी नहीं होगा और आपका पेट भी आपको हल्का रहेगा, हल्का महसूस होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि सूरज के साथ आपका दिन शुरू होता है, सूरज के साथ आपका दिन खत्म होता है। तो जैसे हमने देखा होगा कि पंछी भी सूरज ढलने के साथ अपने घरोंदों में लौट जाते हैं। हाँ, पंछी पक्षी भी जो होते हैं वो शांत हो जाते हैं, पेड़ पौधे शांत हो जाते हैं। बट एक इंसान ही ऐसा जानवर है जो नाइट लाइफ शुरू करता है, उसका रात होने के बाद पार्टी शुरू हो जाती है, होटलिंग शुरू हो जाता है, उसके साथ फिर खाना पीना भी बढ़ जाता है। तो ये मुझे लगता है कि अगर हम इसमें थोड़ा सा काम करें, जैसे आजकल हमने सुना भी होगा काफी इन्फ्लुएंसर जो है वो रात को खाना अवॉइड करते हैं और वो सजेस्ट करते हैं कि आप आपका खाना सूरज ढलने से पहले पहले तक खत्म कर दो। तो उससे क्या होता है कि आपकी डाइजेस्टिव जो पावर होती है वो रात को कमजोर होती है और अननेसेसरीली बॉडी को जो है ज्यादा काम करना पड़ता है, और जब आपका रेस्ट का समय है तब आपको प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल पाती है। तो आप आपका खाना अगर सूर्यास्त के पहले खत्म कर सकते हो तो ये आपकी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी बात होगी, ना कि ओल्ड एज में ही, बट एट एनी एज यू कैन अप्लाई दिस लाइफस्टाइल इनटू योर लाइफ एंड यू कैन सी अ वेरी गुड रिजल्ट्स। जैसे मैं खुद जैन हूँ, तो हमारे धर्म में भी यही सिखाया गया है कि आप आपका जो खाना है सूर्यास्त के पहले पहले खत्म कर दो। मैं काफी सालों से ये चीज को फॉलो करती हूँ और मुझे मेरी हेल्थ में बहुत अच्छे चेंजेस जो है इस बात नजर आए हैं, जैसे एसिडिटी, ब्लॉटिंग, ये सारी चीजें जो है वो अब गायब सी हो गई है, कोई तकलीफ नहीं होती है। तो आपको सुबह भी हल्का लगता है, लाइट लगता है, भूख भी जल्दी उठते हो तो अच्छी लगती है। तो फिर सुबह का जो हम बोलते हैं ना कि ब्रेकफास्ट शुड बी लाइक अ किंग, तो सुबह का ब्रेकफास्ट आप थोड़ा हेल्दी लो, आप थोड़ा सा फिर उसमें ड्राई फ्रूट्स, नट्स ये भी ऐड कर सकते हो विद दिस वाटर, हमने जो देखा जीरा वाटर या सौंफ का वाटर, उसके साथ आप ड्राई फ्रूट्स भी ऐड करो थोड़े से, तो वो भी हेल्प करेगा। देन सबसे इम्पोर्टेंट है कि कैल्शियम का रिक्वायरमेंट जो होता है वो ओल्ड एज में जो होता है वो फुलफिल होना चाहिए, क्योंकि बोन डिजनरेशन जो होता है वो शुरू हो जाता है, ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस शुरू हो जाते हैं। तो जितना ज्यादा आप कैल्शियम रिच फूड लो, उतने आपकी बोन की हेल्थ जो है वो मेंटेन रहेगी। जैसे मेनोपॉजल की बात तो हम वुमेन्स को एडवाइस ही करते हैं कि आप कुछ कैल्शियम सप्लीमेंट शुरू करो, बट उससे भी फिर आपको कभी कॉन्स्टिपेशन या और कुछ तकलीफें हो सकती है। तो आप नेचुरल फूड से अगर नेचुरल कैल्शियम रिच फूड अगर आप डाइट में इंक्लूड करते हो तो वो आपको ज्यादा हेल्प करेगा। और होम्योपैथी में भी हमको पता है कि बहुत सारे बायोकेमिक में वगैरह सप्लीमेंट्स आते हैं, वो भी आप इंक्लूड कर सकते हो, जैसे कलकेरिया फॉस है, सिलिशिया है, होम्योकैल है, ये चीजें भी आप आपके रूटीन में ऐड कर सकते हो। तो कैल्शियम रिच फूड्स में सबसे अच्छे हैं तो तिल है, मूंगफली है, सत्तू है, इनमें से हमको ज्यादा अच्छे से कैल्शियम मिलता है। तो रोजाना एक तिल का लड्डू आप खा सकते हो। अगर आपको शुगर नहीं है, अगर आपको शुगर है तो तिल की चटनी वगैरह बना के खा लो। फिर सत्तू जो होता है, सत्तू का आटा, वो आप 1-2 स्पून एक पानी में घोल के उसका शेक जैसे बना लो, वो आप पी लो, तो उससे भी आपको अच्छे से प्रोटीन्स और कैल्शियम का जो रिक्वायरमेंट है वो हाँ फुलफिल हो जाता है। फिर एक मुट्ठी भर के आप मूंगफली रोज का खा लो, तो उससे भी आपको प्रोटीन रिक्वायरमेंट और कैल्शियम रिक्वायरमेंट फुलफिल होने में मदद होगी, क्योंकि मसल वेस्टिंग थोड़ा सा स्टार्ट हो जाता है विद द एज। तो आपको वो भी ध्यान रखना है कि आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे दालें इंक्लूड करना है, आप अगर वेजिटेरियन हो तो पनीर, सोया, ये ऑप्शंस में आप जा सकते हो। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो वो बाकी ऑप्शंस आप ट्राई कर सकते हो, जिससे आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट है। अगर सपोज आपका वेट 60 kg है तो 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आपको डेली लेना चाहिए। अगर उतना नहीं हो रहा है तो आप वो सोर्सेस को थोड़ा सा ऐड कर सकते हो। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है कि पॉजिटिव थिंकिंग। डाइट के साथ आपका थिंकिंग, जब भी आप खाना बनाते हो, हमने सुना है कि जब जो खाना बनाता है या खाना खाते वक्त हमारी मेंटालिटी क्या है, उसका भी हमारे खाने पे, हमारे डाइजेशन पे असर होता है। तो जब भी आप खाना खाओ तो आप एक पॉजिटिव माइंडसेट से खाओ
जैसे गुस्से में या किसी चिंता में, तो हमको खाना जाता भी नहीं है। तो बहुत सी बार वो होता है ना, तो आप अगर पॉजिटिव वे से खाओगे, हर बार आप भगवान का शुक्र मनाओ कि आपकी थाली में तो एटलीस्ट खाना है। बहुत से लोगों को वो भी नसीब नहीं होता है। तो Yes. आपका थिंकिंग उस टाइम पे आप पॉजिटिव रख सकते हो, तो उससे आपका डाइजेशन अच्छे इम्प्रूव होने में मदद होती है। तो ये चीजें आप मतलब डाइजेशन में इंक्लूड कीजिए, तो ओल्ड एज में आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा। यस यस डॉक्टर अर्चना, और एक और चीज जैसे हमारे बुजुर्ग बोलते थे और मैंने काफी सुना है कि ओल्ड एज में जो आप खाना खाते हो वो दवा की तरह खाओ, मतलब हल्का और कम खाना खाओ जरूरत से। जैसे आपने बोला ना कि हमको 80% ही लेना है, भूख हमें 100% की है तो उसमें से हमें 20% कम करके ही लेना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपने बहुत अच्छी कही कि हमको नेचर के साथ चलना है। जैसे पंछी है, जानवर है, तो हमें समय से सोना है, समय से खाना है, समय के साथ जो है चलना है। हमारी जो भी आदतें जो हम कहना चाहिए यंग एज में कर लेते हैं कि हमें बे टाइम पे खाना खाना है, बे टाइम पे उठना है, तो ये सारी चीजें जो है नेचर के अगेंस्ट चली जाती है। तो हमें एक तरह से जो हमारा सर्केडियन रिदम है वो मेंटेन करना है। अगर हम वो सर्केडियन रिदम मेंटेन करते हैं तो आई थिंक यस। यस यस, तो हमारा जो ओल्ड एज है वो काफी हेल्दी होगा और एजिंग जो है बहुत ग्रेसफुली हो सकती है। और बीमारी से भी हम बच सकते हैं। जैसे ये बच बहुत सारी सकते हैं। बीमारियां तो यस लाइफस्टाइल की वजह से ही आती है, जैसे शुगर हो गया, यस बीपी हो गया। ये सारी चीजें हम अगर पहले से हमारा खान पान अच्छा रखेंगे तो ये चीजें यस शायद हमको इतने जल्दी उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। यस। और एक और पॉइंट, जैसे आपने कैल्शियम की बात की थी, तो हम ये भी देखते हैं ना कि जैसे कैल्शियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, जो एल्जाइमर है, डिमेंशिया है, तो ये माइक्रो न्यूट्रिशन जो हम मिस कर जाते हैं हमारी डाइट में, जिन पर हमारा कोई ध्यान नहीं जाता, उसकी वजह से कितने सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो हमें इस चीज का भी जो है ध्यान रखना है कि जो मैग्नीशियम बुजुर्ग है। सप्लीमेंट्स यस हम उनको दे सकते हैं, वो जरूर हेल्प यस करती है। और मैग्नीशियम रिच फूड्स जैसे कच्ची केली, मतलब वो छोटी केली, इलायची केला आता है ना, वो भी यस मैग्नीशियम रिच फूड है, वो हम डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं उसके लिए। उससे अपना नर्व हेल्थ बहुत अच्छा रहता है मैग्नीशियम से। यस यस के साथ आप प्रिवेंटिव ब्लड टेस्ट क्या क्या कर सकते हो। सो यस जैसे आपका डाइट आपके अंदर कितना जाके काम कर रहा है, क्या या कैसे आपको हेल्प कर रहा है, ये तो आपके ब्लड टेस्ट पे ही हम डिसाइड कर सकते हैं, राइट। तो हमको जो नेसेसरी प्रिकॉशनरी ब्लड टेस्ट जो ओल्ड एज में करनी चाहिए एन्युअली या फिर 6 मंथली एटलीस्ट। तो सबसे पहले तो सीबीसी। तो सीबीसी से हमको क्या पता चलेगा कि आपका हीमोग्लोबिन काउंट कितना है, आपको एनीमिया है क्या, या और कोई दिक्कत है क्या जिसकी वजह से आपको यस वीकनेस आ रहा है। आपकी बॉडी में अगर आपका डब्ल्यूबीसी काउंट कितना है, अगर सफेद पेशी कम है, ज्यादा है, तो उससे भी हमको पता चलता है कि बॉडी में कोई इन्फेक्शन है क्या, या और कोई बीमारी है क्या। इओसिनोफिल काउंट से आपको कोई एलर्जी है क्या, ये चीजें पता चलती। तो सीबीसी आपको सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है, वो कराना चाहिए। फिर जैसे आपके ब्लड शुगर लेवल्स, तो आपका फास्टिंग यस ब्लड शुगर लेवल, पीपी, HbA1c, ये चीजें आपको रूटीनली चेक करनी चाहिए। क्योंकि ये जो क्रॉनिक प्रॉब्लम्स है, ये बहुत सी बार आपको अर्ली डायग्नोसिस नहीं होती है। ये जब भी आपको यस सिम्टम्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, फिर आप को समझ में आता है कि शायद समथिंग इज रॉन्ग विथ मी, या समथिंग इज रॉन्ग विद द पेशेंट, ऐसे डॉक्टर को फील होता है। तब यस जाके फिर यस ये जो हमको सिम्टम्स दिखते हैं जस्ट लाइक अ टीप ऑफ आइसबर्ग, और नीचे बहुत सारे सिम्टम्स का जमावड़ा होता है, पर हमको ये जब तक ऊपर नहीं पता दिखता है नहीं चल तब तक पाता। हमको पता यस नहीं चलता है। और ये जो चीजें है, ये हमारे हर एक ऑर्गन, हर एक सेल को अफेक्ट करती है। हाई शुगर लेवल्स, हाई ब्लड प्रेशर, तो उस वजह से आंखों में दिक्कत, मतलब रेटिना में दिक्कत आ सकती है, किडनी में दिक्कत आ सकती है, लीवर डैमेज हो सकता है। तो प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, जैसे आपने बोला। श्योर। हाँ, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हम अगर ये प्रिवेंटिव ब्लड टेस्ट पहले ही कर ले रूटीन चेकअप में, तो हम अर्ली डायग्नोज करके उसको जल्दी से ठीक कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते यस हैं। सो ब्लड शुगर लेवल्स यस आपको चेक करना है। फिर लिपिड प्रोफाइल आपको चेक करना है, जैसे कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना है, जो आपको कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर्स हैं, उससे आपको आगाह कराता है कि अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो आप उस पर काम कर सकते हो। ईसीजी भी उसके साथ आप करवा सकते हैं टू असेस द कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर्स। देन आरएफटी में आपको सीरम क्रिएटिनिन, ब्लड यूरिया लेवल्स, सोनोग्राफी, ये चीजें करनी है जिससे आपको किडनी का आपका हेल्थ कैसा है वो पता चले।
then thyroid levels, because hypothyroidism is very common in the especially in the women's. तो उसको हम अर्ली डायग्नोस करके ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत से बार समझ में नहीं आता है कि लक्षण जो होते हैं वो सटल होते हैं, हेयर फॉल हो रहा है, वेट गेन हो रहा है, एडिमा आ रहा है, तो सुस्ती सी आ जाती है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। तो अगर आप ये रेगुलर प्रिवेंटिव चेकअप्स में चेक करें तो आपको ये बहुत सी बार वहां पे डायग्नोस होता है। देन सबसे इम्पोर्टेंट है आपका बोन हेल्थ, तो उसको कीप इन ट्रैक रखने के लिए हमको विटामिन B12, सीरम कैल्शियम एंड विटामिन D3 इनका टेस्ट रेगुलरली करवाना चाहिए, बिकॉज विटामिन D3 इज रिक्वायर्ड फॉर द कैल्शियम एब्सॉर्प्शन। अगर आपका D3 अच्छे से मेंटेन रहेगा तो ही आप जो कैल्शियम सप्लीमेंट या कैल्शियम रिच फूड ले रहे हो वो आपके शरीर में जाके अच्छे से एब्सॉर्ब होगा। तो इसीलिए ये सारी चीजें आपको टेस्ट करवानी चाहिए। देन मेंस में सबसे कॉमन है प्रोस्टेट, तो बहुत सी बार विद द एज प्रोस्टेट एनलार्जमेंट या प्रोस्टेट कैंसर, प्रोस्टेटाइटिस, ये कॉमन चीजें होती है स्पेशली एट द एज ऑफ 45 to 50 के बाद। तो PSA करके एक टेस्ट है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, तो वो आप अगर रूटीनली टेस्ट करवाएं तो उसमें आपको ये चीजें अर्ली पता चल सकती हैं और आप वो हेल्थ इश्यूज को प्रिवेंट कर सकते हो। उसके साथ आपका ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, ये भी आपको रेगुलरली मॉनिटरिंग करना चाहिए, क्योंकि बहुत सी बार ब्लड प्रेशर भी समझ में नहीं आता है कि कब शूट अप हो गया है ना। तो अगर आपको अर्ली स्टेज में समझता है कि जैसे मैंने बोला कि शुगर और BP ये चीजें जो है आपके ईच एंड एवरी ऑर्गन को अफेक्ट करते हैं, तो आप अगर वो चीजों को पहले से अर्ली डायग्नोस करके कंट्रोल में रखेंगे तो आपकी ओवरऑल पूरी बॉडी जो है वो हेल्दी रहेगी। यस, ये कुछ प्रिवेंटिव टेस्ट है जो हमको रेगुलरली करवाने चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे टेस्ट है, पर ये बेसिक टेस्ट मैंने अभी जो बताए हैं। फिर इसमें अगर कोई दिक्कत आती तो अगले टेस्ट आपको आपके ट्रीटिंग फिजिशियन रेफर करेंगे। फीमेल्स में स्पेशली मैमोग्राफी, सोनोग्राफी, ये चीजें भी आप रेगुलरली टेस्ट करवा सकते हो। ये सारे चेकअप आपको एनुअली या एटलीस्ट मतलब 6 मंथली अगर पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट एनुअली तो भी चेक करवानी चाहिए। यस। तो डॉक्टर अर्चना, अभी हमारी सारी चीजें कंप्लीट हो गई, ब्लड टेस्ट हो गए, डाइट हो गए, लाइफस्टाइल हो गई, हमने प्रॉब्लम को भी बहुत डिटेल में समझा कि मेंटल हेल्थ क्यों इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब बात करें हम ट्रीटमेंट की, क्योंकि जहां ओल्ड एज में पॉलीफार्मेसी जो है उनके लिए काफी नुकसानदायक है, उनकी हेल्थ को जो है उनके ईच एंड एवरी ऑर्गन को इफेक्ट करती है जाकर के। तो ऐसे केसेस में होम्योपैथी किस तरह से ओल्ड एज में हेल्पफुल है, और खासकर मेंटल हेल्थ के लिए कैसे होम्योपैथी काम करती है, इसके बारे में आप थोड़ा डिटेल में बताइए। So, homeopathic system of medicine, I think, is the best system of medicine to tackle the mental health issue. Not only in the old age, but at any age. But आज हम जैसे कि ओल्ड एज के बारे में ज्यादा बात कर रहे हैं, तो हम उससे रिलेटेड डिस्कशन करते हैं कि बहुत सी बार जो दिक्कतें आती है ओल्ड एज में, जो अकेलापन, डिप्रेशन, या फिर जो सेकंड फीलिंग आ जाता है कि नोबडी लव्स मी एंड आई एम नॉट दैट मच, जितना मैं पहले लव था शायद उतना अभी मैं सबको इतना मतलब कनेक्शन नहीं है मेरे साथ। ये जो जैसे छोटी छोटी चीजें होती है ना, इसका हम होम्योपैथी में बहुत बारकाई से अभ्यास करते हैं, बारकाई से स्टडी करते हैं, सोचते हैं इसके बारे में, और हमारा जो मेडिसिन होता है वो उसी पे काम करता है, वो लेवल पे जाके काम करता है। उस वजह से वो जो फीलिंग है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, फेड होने लगती है। और जैसे मैंने बोला था स्टार्टिंग में भी, वो जो बैलेंस है वो होम्योपैथी क्रिएट करती है बिटवीन दैट नेगेटिव एंड पॉजिटिव थिंकिंग। वो आपकी मेंटल हेल्थ और ज्यादा स्ट्रांग बनाने में हेल्प करती है। और जैसे आप मेंटली अगर फिट है, हेल्दी है, तो ऑब्वियसली आप फिजिकली भी फिर उतना जो है वो बीमारियों से टैकल करने का जो एनर्जी है वो आपको मिलता है। तो होम्योपैथी का बहुत अच्छा रोल है टू ट्रीट द मेंटल इश्यूज स्पेशली इन द ओल्ड एज। सो केस टेकिंग में बहुत सी बार जैसे आपके साथ मतलब ये दिक्कतें आ सकती है कि ओल्ड एज में बहुत सारे बुजुर्ग जो है वो चीजें भूल जाते हैं, बता नहीं पाते हैं, इतने अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे खुद को। तो आपको वो केस में आपके जो साथ जो अटेंडी आए हैं
जो बुजुर्ग लोगों के साथ बहुत सी बार वो अपने पोता पोती ना मतलब नाती इनको लेके आते हैं, तो उनसे भी आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, उनसे भी आपको पूछना है, या फिर उनके साथ उनका स्पाउस आया है, बेटा आया है, बेटी आई है, तो उनके साथ भी आपको मतलब इंटरेक्शन करके पूछना है, तो आपको वहां से अच्छे से हिस्ट्री मिल पाएगी। तो वो आप कर सकते हो। बहुत सी बार वो थोड़े रिलेक्टेंट होते हैं खुद की हेल्थ को लेके, इतना जल्दी दिखाने नहीं आते हैं, तो आपको यस, वो फैमिली से पता चलता है कि यार मेरे दादा को ऐसी दिक्कत हो रही है, मेरे पापा को ऐसी दिक्कत हो रही है, तो हम कुछ कर सकते हैं क्या? तो आप उनसे इन्फॉर्मेशन लेके भी आप मेडिसिन तक पहुंच सकते हो अच्छे से, अगर वो हिस्ट्री दे पाते हैं तो। और अगर उनको ठीक लगता है तो नेक्स्ट टाइम शायद वही मोटिवेट होते हो कि नहीं यार मेरे को ये दवाई से अच्छा लग रहा है, मैं थोड़ा पॉजिटिव फील करने लगा हूँ, एंजाइटी थोड़ा कम हो गया है, तो नेक्स्ट टाइम खुद ही आ जाते हैं फिर फॉलोअप देने के लिए। तो ये चीजें ओल्ड एज में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती है, बट विद मतलब विद द हेल्प ऑफ फैमिली पर्सन या विद द हेल्प ऑफ देयर फ्रेंड्स, आप वो चीजों को भी टैकल करके आप मेडिसिन तक पहुंच सकते हो। तो ऐसे ही मेरी यस। थोड़ी केसेस है वो मैं बताना चाहूंगी जो मैंने अपने क्लिनिक में ट्रीट की हैं फॉर दी ओल्ड एज हु आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन और सम अदर डिसऑर्डर्स। तो आज हम कुछ ऐसे केसेस देखते हैं जो मैंने मेरे क्लिनिक में देखे हैं और जिनको होम्योपैथी से उनकी डिप्रेशन या अदर जो भी प्रॉब्लम्स थे जो ओल्ड एज की वजह से हुए थे उनमें फायदा हुआ है। तो आई होप ये चीजें जो है वो स्टूडेंट्स को भी और बाकी जो भी पब्लिक देखे उनके लिए यूजफुल हो। तो सबसे पहले केस हम देखते हैं, एक मेरे यहाँ एक रेगुलर फैमिली मेरी पेशेंट है। तो सब लोग आते हैं, तो एक बार वो जो लड़की थी वो अपने पापा को लेके आई। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ अंकल को, तो उनको कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ थी मेन, और दूसरा डिप्रेशन। तो बहुत दिनों से ये शिकायत है, बट वो थोड़ा सा मना कर रहे थे दिखाने के लिए, तो फिर लड़की जबरदस्ती लेके आई कि नहीं हम एक बार होम्योपैथिक भी कंसल्टेशन कर लेते हैं। तो फिर मैंने पूछा कि बताइए अंकल आपको क्या दिक्कत हो रही है। तो अंकल का एज अराउंड 65 to 70 ईयर्स था। तो उनको बहुत सालों से क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है। तो जैसे हम कॉन्स्टिपेशन को साइकोडायनेमिकली समझते हैं कि कॉन्स्टिपेशन यानी समथिंग यू होल्ड ऑन, समथिंग यू डोंट वांट टू रिलीज सम इमोशंस, एंड इनडायरेक्ट समथिंग इन योर लाइफ, ऐसे कोई जैसे मेंटल ये है डिस्टरबेंस है, उसके वजह से फिर वो फिजिकल लेवल पे जब आता है तो बहुत सी बार पेशेंट्स को ये शिकायतें होती हैं। तो फिर उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड मुझे पता था क्योंकि पूरी फैमिली मेरी पेशेंट है। तो उनका हिस्ट्री ऐसा था कि उनका जो बड़ा बेटा है उसका हाल फिलहाल में ही थोड़े दिनों पहले डिवोर्स हुआ था, और फिर बड़ी मशक्कत से उन्होंने उसकी दूसरी शादी करवाई थी। एंड प्रॉब्लम ये था ना कि वो जो दूसरी लड़की थी वो नॉन मतलब महाराष्ट्रियन बैकग्राउंड से थी, वो दूसरी स्टेट से आई थी। तो शी इज ऑल्सो नॉट एबल टू अडॉप्ट देयर कल्चर, देयर रूल्स एंड रेगुलेशन एट होम। तो फिर धीरे धीरे थोड़ी सी नोकझोंक होने लगी, मतलब घर में, और माहौल थोड़ा सा खराब होने लगा। एंड फिर अंकल जो थे वो भी डिस्टर्ब होने लगे। तो बेसिकली अंकल का नेचर थोड़ा सा गुस्सैल है, थोड़े से वो गर्म मिजाज के हैं। तो फिर उनको मतलब उन्होंने बताया कि देखो ऐसे सारी जो चीजें हो रही है फैमिली में उसकी वजह से मैं काफी डिस्टर्ब हो जाता हूँ, मतलब मेरा स्वभाव थोड़ा बेसिकली गुस्से वाला है, पर मैं अभी बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ अपने आप को। तो मैंने बोला कि क्यों ऐसे? तो वो बोले कि क्या होता है ना कि पहला भी बेटे का डिवोर्स हुआ है, अगर मैं यहाँ पे भी अपना मतलब अगर कुछ जाहिर करने लगूं गुस्सा वगैरह, तो ये ना हो कि घर का माहौल एकदम से खराब हो जाए या फिर से कुछ दिक्कत आ जाए शादी में। तो ये सारी चीजें होती है, पर मैं मतलब जैसे बहुत सारी चीजें अब मैं नहीं बर्दाश्त कर पाता हूँ, जैसे उनका खान पान है, रहन सहन है, कुछ चीजें उसकी हमको नहीं जचती हैं। पर जैसे गुस्सा आता है पर वो जाहिर नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं करना चाहता हूँ। तो ये चीज मेरे साथ अभी हो रही है। और दूसरा मतलब उनका जो कॉन्स्टिपेशन का तकलीफ है ना, तो उसमें उनको इशू ये हो रहा है कि बहुत सालों से वो लैक्सेटिव पे चल रहे हैं। तो लैक्सेटिव के वजह से क्या हो गया, अभी उनके डोसेस बढ़ बढ़ के इतना हो गया कि अभी जो है वो उसको भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है।
और कुछ ऐसे मेडिसिन अगर वो ले लेते हैं तो उनको फिर मतलब अर्ज जो है वो बेटाइम आ जाता है। जैसे अगर कहीं बाहर जाना है तो उस टाइम पे उनको अर्ज आता है, या फिर वो कंट्रोल नहीं कर पाते उस अर्ज को, तो उनको ऐसे बाहर जाने में भी अभी दिक्कत होने लगी है। क्योंकि वो बोलते कि जब भी मैं मतलब ऐसे बाहर निकलता हुआ इधर वॉक पे भी जाऊँ या कहीं सामान लेने बाजार चला जाऊं, तो वहां पे मेरे को अर्श आ जाता है। फिर मेरे को बहुत डर लगता है कि अभी मेरे क्लोथ्स जो है वो सॉइल हो जाएंगे, या पता नहीं मैं अगर ये कंट्रोल नहीं कर पाया तो। इसीलिए उन्होंने बाहर घूमना फिरना जाना आना भी बंद कर दिया है। तो उनको डर लगता है कि यूरिन पास करते समय या फिर फ्लैटस पास करते समय कहीं स्टूल ना निकल जाए। तो ये तो दैट इज, हाँ, ये तो बहुत अच्छा फिजिकल सिम्टम उन्होंने बताया था। तो पर एक बार अगर स्टूल हो गया ना मेरा, तो फिर मेरे को ठीक लगता है, फिर मुझे लगता है कि हाँ अभी तो कुछ दिक्कत नहीं है बाहर जाने। पर जब तक वो होता नहीं है, मतलब मॉर्निंग से आफ्टरनून टाइम तक वो कभी भी आ जा सकता है, तब तक वो बहुत रेस्टलेस रहते हैं। तो वो उनका चीफ कंप्लेन था। और फिर थोड़ा मैंने फिर बेटी की से भी पूछा कि कैसा है अंकल का स्वभाव, कैसा रहता है। तो बोली वैसे तो पापा बहुत अच्छे हैं, मिलनसार है, सबसे अच्छे से बात करते हैं, सोसाइटी में भी सारी उनकी बात को सुनते हैं और अच्छे से रिस्पेक्ट देते हैं उनको। उनको अच्छा लगता है वो सारी चीजें। वो सारे कामों में भी सोशल जैसे कुछ एक्टिविटीज रहती है उसमें भी इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि रिटायरमेंट होके बहुत साल हो गए हैं। पर फिर भी उन्होंने अपने आप को अच्छा खासा बिजी रखा है। उनके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, सारे फंक्शंस में आते जाते रहते हैं। बट एक बात है कि अगर मतलब उनका अगर कोई नहीं सुनता है या फिर उनको कोई कॉन्ट्राडिक्ट करने जाता है, तो फिर वो थोड़ा चिढ़ जाते हैं, उनको वो अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि अभी पहले से वो थोड़ा मतलब अच्छे पोस्ट पे रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर थे, तो उनको वो आदत है, तो वो ना नहीं सुन Yes. सकते हैं। तो ये सारा इंफॉर्मेशन हमको उस केस में मिला था। तो ये केस में मेरा सबसे पहला और मेन इंपॉर्टेंट रूब्रिक था कि फियर ऑफ पासिंग स्टूल while passing urination और while practice। तो फिर उनका जो मेन कंसर्न था जिसके लिए वो अपने पास आए थे कि उनका जो कंट्रोल है वो कहीं लूज ना हो जाए, ठीक है। और फिर दूसरा था कि हाँ, फियर ऑफ पोल्यूशन, फियर पोल्यूशन आफ्टर, मतलब क्या कि इज समथिंग दैट इज बैड फॉर द एनवायरमेंट, या गंदगी। तो उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं मेरा गुस्सा यहाँ पे जाहिर कर दूं, या फिर मुझे जो लग रहा है, मुझे जो चीजें खटक रही है, अगर वो मैं बोल दूं, तो क्या होगा, घर का वातावरण या घर का जो एनवायरमेंट है वो पोल्यूट हो जाएगा, वो दूषित हो जाएगा। और वो ये नहीं चाहते, क्योंकि ऑलरेडी उनका बेटा सफर कर रहा है और वो अपने घर वालों से बहुत प्यार करते हैं, बहुत चिंता करते हैं। तो वो नहीं चाहते, इसलिए फिर उनके एंगर को, उनके गुस्से को वो बहुत कंट्रोल करके रख रहे थे। एंड बाकी जो सपोर्टिंग रूब्रिक्स थे जैसे कॉन्ट्रडिक्शन, इनटॉलरेंस ऑफ मस्ट रिस्ट्रेन हिमसेल्फ फ्रॉम द वायलेंस, मतलब वो खुद वो गुस्सा जाहिर नहीं करना चाहते हैं, हाँ, क्योंकि नहीं करते, जबकि उनको कॉन्ट्राडिक्ट किया हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, पर वो खुद को रिस्ट्रेन करते हैं। तो क्यों करते हैं? जब हम बेसिक नेचर अगर एलोज का देखें, तो एलोज इज बेसिकली अ वेरी अफेक्शनेट, वेरी लविंग फेलो। हाँ, वो प्लेफुलनेस में है, वो वाइवाशियस में है, ब्रदरहुड सेंसेशन में एलोज है, एंड फ्रेटरनाइज विद द होल वर्ल्ड में एलोज है। मतलब उनका स्वभाव काफी मिलनसार होता है, सारा सबके साथ अच्छे से मतलब भाईचारे से रहना उनको बहुत अच्छा लगता है। बट प्रॉब्लम कहाँ होती है ना, जब भी कोई उनको कॉन्ट्राडिक्ट करता है तो वो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि एलोज में एक रूब्रिक है, डेल्यूजन हाई, सिटिंग टू हाई। मतलब क्या कि हाँ, जो भी मैं सोच रहा हूँ, जो भी मैं कर रहा हूँ, आई एम एट द हाई पोजिशन एंड यही सही है ना। तो ये जो एटीट्यूड होता है ना, ये एलोज में रहता है हमेशा, इसीलिए वो सफर करता है, क्योंकि फ्रेटरनाइज भी होना है और सामने वाले का उसको जज भी नहीं रहा है, तो ये कश्मकश में फंस जाता है, क्योंकि ईल्डिंग में नहीं है, वो ईल्ड नहीं कर सकता है। अगर वो ईल्ड कर लेता तो शायद बीमार नहीं होता, पर ये ईल्ड नहीं कर पाता है, इसीलिए उसके जो कॉन्ट्रडिक्शन को वो सब मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाता है और सफर करता है, और लास्ट में वो चला जाता है रेजिग्नेशन में। जैसे ये अंकल ने बोला कि अब मैं कुछ नहीं, बस चुप बैठ जाता हूँ, कुछ नहीं बोलता अभी उन लोगों को, उनको जो करना है वो करें, अभी कुछ बोल के तो फायदा है नहीं, तो ठीक है, अभी उनका लाइफ है, उनकी मर्जी है, ऐसा उनका एटीट्यूड था। तो मतलब क्या कि वो रिजाइन कर देता है सिचुएशन से फिर
कि नहीं ठीक है, अभी मेरे को पता है कि कुछ नहीं होने वाला है ना, वो हथियार डाल देते हैं। और ट्रैंक्विलिटी रिकंसाइल टू फेट। अब यही शायद हमारे नसीब में है कि ऑलरेडी एक डिवोर्स हो चुका है, ये सब हो चुका है, शायद यही जो बहू है वो हमारे नसीब में है, और उसमें वो खुश नहीं रहते हैं, बट वो उसको धीरे धीरे मतलब ये एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं। सो ये कश्मकश होती है एलोस के साथ। तो ऐसे पेशेंट्स आपको बहुत मिलेंगे जहाँ पे जनरेशन गैप जब आ जाता है, तो जब वो टसल होता है ना, वो टसल में बहुत सी बार एलोस फंस जाता है, और बिकॉज ऑफ दैट सेंसेशन उसको वो रिलेशन मेंटेन भी करना होता है, पर वो उसको बर्दाश्त भी नहीं कर पाता है। तो ऐसे सिचुएशंस में आप एलोस के बारे में सोच सकते हो। यस डॉक्टर अर्चना, अभी जैसे आपने बोला ना, एक और चीज ना उसमें कॉन्ट्राडिक्शन इंटॉलरेंस है, लेकिन फिर भी अपने आप को क्या कर रहा है, रोक रहा है, रिस्ट्रेन कर रहा है, क्योंकि वो जो आपने बोला ना फियर पोल्यूशन, कहीं मैंने अपना गुस्सा निकाल दिया तो जो घर का माहौल है वो खराब ना हो जाए। खराब ना हो जाए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है एलोस को, कि घर का माहौल अच्छा रखना होता है उसको। यस यस। और एक केस देखते हैं। एक अंकल आते हैं मेरे पास, उनका भी एज अराउंड वही होगा 67 समथिंग, रिटायर्ड बैंक मैनेजर, वो बैंक में पहले जॉब करते थे, और आफ्टर रिटायरमेंट ही चूजेस टू स्टे एट हिज नेटिव, जहाँ पे वो और उनकी वाइफ अपना रिटायरमेंट का जो लाइफ है वो अच्छे से स्पेंड कर रहे थे। होता क्या है ना, उनके 2 बच्चे हैं और एक लड़की है, उसकी शादी हो गई है, तो सारे मतलब अपने अपने लाइफ में इतने दिन बिजी थे, तो ये भी अपना रिटायरमेंट का जो लाइफ है वो एंजॉय कर रहे थे। बड़ा बेटा है ना, उसके घर पे मतलब उसकी शादी होती है और उसके घर पे एक बेटा आ जाता है, तो वाइफ को भी जॉब करना रहता है, तो फिर बड़ा बेटा अपने मम्मी पापा से रिक्वेस्ट करता है कि आप आके अभी थोड़े दिन हमारे साथ रहो, क्योंकि हमको अभी आपकी जरूरत है, और फिर वाइफ भी जॉब कंटिन्यू कर पाएगी। तो ये भी डिसाइड करता है, ये तो बहुत कॉमन सिनारियो है ना आजकल, कि जैसे मेट्रोज में खासकर बहुत कॉमन मेट्रोज है। में, हाँ, भले ही इनका मन नहीं होता है, क्योंकि उनको मेट्रो सिटीज में वो जो लिबर्टी है वो उतना नहीं मिलती है, या फिर जितना वो पहले यूज टू होते हैं अपने नेटिव में, जो उनका फ्रेंड सर्कल होता है, जो उनके रिलेटिव्स होते हैं, जो उनका रोज का आना जाना, या रोज की चीजें, रोज का वही बाजार, ये यहाँ से ये लाना है, वो सब चीजों को यूज टू हो गए हैं, और बहुत सोशल भी होता है। जैसे जब हम जैसे नेटिव छोटे विलेजेस में रहते हैं, तो कि वहां पे मतलब रोज का कुछ ना कुछ फंक्शन रहता है, लोग आजू बाजू रहते हैं, एक दूसरे से मिलते रहते हैं, तो उनको अच्छा लगता है। बट बहुत सी बार बिकॉज ऑफ किड्स उनको वो एडजस्टमेंट करके मेट्रोज में आना पड़ता है। जैसे हमको पता है कि फ्लैट सिस्टम या ऐसे सिस्टम्स है जहाँ पे एक दूसरे का नाम तक नहीं पता होता है कि बाबा कौन रह रहा है अपने बाजू, इसको क्या दिक्कत हो रही है, फिर भी वो लोग आते हैं अपने बच्चों के लिए और एडजस्ट करते हैं, तो वहां पे भी बहुत सी बार उनको दिक्कतें आ सकती है। तो ऐसे ही एक केस है कि उसमें वो आ तो गए यहाँ पे, उन्होंने फिर रहना भी स्टार्ट कर दिया, पर जिस इस हिसाब से वो आए थे वैसी चीजें नहीं हुई। धीरे धीरे फिर बच्चे का एटीट्यूड भी ऐसा हो गया कि अभी आप घर पे आए हो तो घर का खर्चा आप ही देखो, इसको जो इतने दिन आदत थी कि पापा से ही पैसे लेने के, या ये करना है, आप ही किराना भरो, आप ही ठीक है, इतने हद तक ठीक है कि फिर उन्होंने वो भी एडजस्ट किया, थोड़ा सा मतलब वो हेल्प कर देती, थोड़ा कितना ही पैसा रहता है ना। फिर बहू भी एटीट्यूड दिखाने लगी, जैसे बाहर से अगर जॉब से आती है तो बहू भी कंप्लेन करती है, आते से ही मतलब इनका इनका काम क्या है कि पूरे घर को संभालना, दोनों टाइम का खाने का देखना, छोटे बच्चे को संभालना, मतलब पूरा टाइम ये बिजी रहते हैं उनके साथ। किस लिए? ताकि वो बाहर जाएं और वो काम कर पाए ठीक से, और आके अगर वही पर्सन आपको बोलता है कि अरे घर में तो कितना मैस हो गया है, अरे इसने तो ऐसे ही कपड़े पहने हैं, इसको तो ये शायद इसके खाने में कुछ आ गया, आपने कुछ खाने में दे दिया था क्या, जब ऐसी चीजें जब सुनने मिलती हैं, जैसे आए किस लिए थे और हो क्या रहा है ना, एक्सपेक्टेशन क्या था कि हाँ, और जब इंसान ऐसे कुछ औहदे से आता है तो बहुत अच्छा मान सम्मान मिल रहा है, और अभी सडनली उनके साथ ऐसे सुलूक होने लगा है, तो ऑब्वियसली वो हर्ट होता है कहीं ना कहीं, है ना। तो अंकल का ये सारे सिनारियो से हो के आए थे, और ये बैकग्राउंड मुझे उनके बेटे ने बताया था पहले
कि ये सारी Yes. चीजें उनके साथ हो रही हैं। तो उनको तकलीफ थी कि उनको शुगर है और उनको ब्लीडिंग पाइल्स की तकलीफ थी। तो पाइल्स के लिए आए थे मेरे पास। तो आते से ही उन्होंने बोला कि क्या होता है ना मैम, वो सारा जो खून है ना मेरे पेट में यहाँ पे जमा हो जाता है और मुझे फिर बहुत दर्द होता है। तो जब तक फिर मेरा ब्लीडिंग नहीं होता है ना तो मेरे को अच्छा नहीं लगता है। और वंस वो सब खून निकल गया, ब्लीडिंग हो गया ना यहाँ से पाइल्स मतलब मूत्रदाग से, तो फिर मेरे को ठीक लगता है, मेरे को थोड़ा आराम आता है। तो यहाँ पे ही मुझे वो रेमेडी का थोड़ा आइडिया आ गया था कि ये क्या हो सकता है, और सिचुएशन भी मुझे काफी हद तक पता थी। तो मैंने बोला ओके ठीक है, और कुछ बताना है? तो वही वो बोल रहे थे कि जस्ट देखो अभी हम यहाँ पे आए हैं बट हमको इतना अच्छा नहीं लग रहा है। देखो किसी को भी दुख होगा अगर आपका बेटा आपके साथ ऐसे बिहेव करता है या बहू इतना बिहेव करती है। इसे कदर ही नहीं है कि जो चीजें हम उनके लिए कर रहे हैं। तो ये दुख था उनका। अगर हम रुब्रिक में देखें तो इसके लिए हमारे पास बहुत प्यारा रुब्रिक है, एलिमेंट्स फ्रॉम बीइंग नॉट एप्रिशिएटेड। उसमें सिंगल हेमेमेलीज है। हाँ, सो एप्रिसिएशन, हाँ एप्रिसिएशन जब नहीं मिलता है हेमेमेलीज को, तब जाके वो उसकी कंप्लेंट्स जो है वो स्टार्ट होती है, क्योंकि उसको लगता है कि मैं डिजर्व करता हूँ, मैं तो yes. ये डिजर्व करता हूँ, मैं जो ये रिस्पेक्ट है, मैं जो ये वैल्यू वैल्यूएबल समझते हैं खुद को। तो ये Yes. चीजें जो है मैं डिजर्व करता हूँ और मेरे को नहीं मिल पा रही है क्योंकि मैं ये सब कर रहा हूँ उनके लिए, है ना। तो उनको तुरंत ही मतलब उनकी जो कंप्लेंट्स थे उसमें आराम आ गया था। तो बाकी रूब्रिक्स जो हम हेमेमेलिस के बारे में सोच सकते हैं वो थे कि delusion not appreciated, respect, desire to be respected, and elements from rudeness of other, elements from being scorned, delusion despise his, delusion look down upon his. So थोड़ा सा हेमेमेलिस को समझते हैं। तो हेमेमेलिस एज अ क्लासिकल वे में हम देखें तो सबसे ज्यादा कॉमनली किस लिए देते हैं? ब्लीडिंग पाइल्स के लिए देते हैं। ब्लीडिंग पाइल्स, यस। हाँ, और उनका जो फर्स्ट कंप्लेंट था ना कि वो एक बार ब्लीडिंग हो जाए ना फिर मेरे को अच्छा लगता है, फिर मेरा वो जो पेन है वो कम होता है। हाँ, तो Yes. उसके लिए हमारे पास बहुत ब्यूटीफुल रूब्रिक है, ट्रैंक्विलिटी, हीमोप्टासिस, हीमोरेजेसिन, सिंगल हेमेमेलिस। मतलब क्या, ये जो गंदा खून है ये जब निकल जाएगा तब मुझे शांति लगेगी। और गंदा खून क्या होता है? खून के रिश्ते होते हैं अपने, रिश्ते। जो बेटा ये Yes. हाँ बेटी, हाँ। तो ये जब ये लोग उनसे दूर हो जाते हैं या उनको अपने से दूर कर देते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनसे उनको तकलीफ हो रही है, तब जाके इनके मन को शांति मिलती। इतना ये सफर होते हैं उनके एटीट्यूड की वजह से। सो ब्लड इज व्हाट? सो ब्लड को हम कैसे समझते हैं कि ब्लड इज समथिंग वैल्यूएबल, ब्लड इज वेरी एक्सपेंसिव। और सबसे इंपॉर्टेंट कि हम ब्लड बाहर मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते आर्टिफिशियली। कर सकते। ब्लड जो है वो हमको ह्यूमन बॉडी से ही डोनेट करके मिलता है। और जो भी ब्लड डोनर होते हैं उनको हम कितना रिस्पेक्ट देते हैं, हम उनको कितना ऊंची इसमें से देखते हैं कि बाप रे आपने एक बॉटल खून दिया है, मतलब आपने एक मरीज की जान बचाई है। ये वो करता है ब्लड। तो ब्लड अपने आप को एकदम वैल्यूएबल है अपने आप में। और स्टूल मतलब क्या? स्टूल इज समथिंग एक्सक्रीटरी, जो हम अनवांटेड है, जो आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन से बाहर आ रहा है, जिसको हम शिट समझते हैं ना, जिसका कोई वैल्यू नहीं है। Yes. तो होता क्या है ब्लीडिंग पाइल्स में, ब्लड जो इतना वैल्यूएबल है वो कहाँ से जा रहा है? जो स्टूल के साथ बाहर आ रहा है, जो क्या है Yes. विच इज नॉट दैट मच वैल्यूएबल और विच इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, जिसको सब शिट समझते हैं, है ना। तो वहां से वो बाहर आ रहा है। मतलब क्या, हेमेमेलिस अपने आप को ब्लड के लेवल का समझता है और एनवायरमेंट आपको Yes. स्टूल के जैसे ट्रीट कर रही है ना। के लेवल का समझता है। Yes. हाँ, तो ये सबसे बड़ा दुख है हेमेमेलिस के लाइफ में। Yes. क्योंकि उसको लगता है कि यार मैं तो ये डिजर्व करता हूँ, मैं तो इतना एक्सपेंसिव हूँ, मैं तो इतना वैल्यूएबल हूँ, और ये लोग मुझे अनवांटेड इनवैल्यूएबल समझ रहे हैं, इस तरह से Yes. ट्रीट कर रहे हैं। लैमेंटिंग फॉर एप्रिसिएशन में जाता है हेमेमेलिस। मतलब अगर उसको एप्रिसिएशन नहीं मिलता है तो वो उसके लिए लैमेंट भी कर सकता है, क्योंकि डेल्यूजन ग्रेट पर्सन में है। और जब नहीं मिलता है तब फिर लैमेंटिंग फॉर बीइंग नॉट अप्रिशिएटेड, क्योंकि उसको लगता है कि मैं हूं इतना ग्रेट, मैंने किया है,
और फिर भी मैं Yeah, जो मैं डिजर्व करता हूँ वो मुझे नहीं मिल रहा है। मुझे तो नहीं ये मिलता। सिचुएशन भी बहुत कॉमन है, जो बहुत सारे हमने जो सिचुएशन देखा था कि डिप्रेशन में जाने का जो कारण है, तो बहुत सारे लोग एक अच्छे ओहदे पे होते हैं, अच्छे मुकाम पे होते हैं, और जब रिटायरमेंट हो जाता है या जब उनका बिजनेस वगैरह सब काम कम हो जाता है, तब उनको वो चीजें, मतलब जैसे आप कभी भी नहीं मिल नौकरी पाती करती हो है। या कुछ भी करते हो तो आपको उसके रिटर्न में रिवॉर्ड्स मिलते हैं, सैलरी मिलती है, अप्रिसिएशन मिलता है। बट बाद में जब आपका रिटायरमेंट आ जाता है, आप सिर्फ घर के काम जब करते हो, बच्चों को संभालना, स्कूल में लाना, छोड़ना, ये सारी चीजें करते हो, तो उसके लिए आपको कोई अप्रिशिएट नहीं करता है ना। तो अप्रिशिएट फिर वो करता उसको है। दुख होता है। अगर वो हेमेमेलिस पेशेंट है तो उसको लगता है कि यार मैं Yes. क्या कर रहा हूँ, और सब मुझे लुक डाउन कर रहे हैं, सब मुझे डिस्पाइज कर रहे हैं। तो ये हेमेमेलिस का Yes. दुख है। और यहाँ पर एक और चीज है ना, जैसे फिर वो आईपीआर के द्वारा जब वो ऐसा फील करता तो एक मॉर्टिफिकेशन की फीलिंग भी आती है, एलिमेंट्स फ्रॉम मॉर्टिफिकेशन। एलिमेंट्स फ्रॉम और जैसे मॉर्टिफिकेशन। यस, और जब आप ये केस बता रहे थे ना तो मुझे जैसे बागवान मूवी में अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर बहुत बचपन याद आ का रहा था, सिचुएशन, हाँ। यस, क्योंकि उसमें भी क्या है, जब तक वो जॉब करता है तब तक उसके जो बच्चे होते हैं वो उसको कितना अप्रिशिएट करते हैं, उसकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन जैसे ही वो जॉब छोड़ के उनके साथ रहने जाता है तो प्रॉब्लम चालू हो जाती है, मतलब उसको एक तरह से ह्यूमिलेशन फीलिंग होती है, मॉर्टिफिकेशन की फीलिंग आती है वहां पर। बराबर, एकदम यस। परफेक्ट एग्जांपल है ये बागबान मूवी का, यस। और टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ हेमेमिलिस। यस। और बाद में भी वो हॉटी रहता है ना, वो करके दिखाता है, वो बुक लिखता है, वो करके खुद दिखाता है। गट्स में होता है, तो गट्स हेमेमिलिस में होते हैं, इसीलिए उसको लगता है ought to be respected, I deserve that respect, क्योंकि मेरे अंदर वो क्वालिटीज हैं। आप नहीं है। पहचान पा रहे हो, आईपीआर नहीं पहचान पा रहा है। यस। यस। यस, और एक केस देखते हैं, मतलब ऐसे नहीं कि सिनेरियो Yes. सेम, मतलब अगर ओल्ड एज है तो हमेशा आप सफर ही करते हो, बहुत सी बार आप सफरिंग देखते भी हो दूसरों को, है ना। तो ऐसा ही एक केस देखते हैं, एक दो केसेस और देखते हैं जिसमें आईपीआर भी सफर हो सकता है बिकॉज ऑफ द ओल्ड एज। तो मेरे पास एक ऐसी फैमिली आती है पूरी, तो उनमें से सब मेरे पास आते थे, पर वो जो अंकल थे घर के, जो बुजुर्ग थे, वो कभी मेरे पास आए नहीं थे ट्रीटमेंट के लिए, पर मैंने उनके बारे में बहुत सुना था, थोड़ा आइडिया था मुझे। वो आंटी जो भी ट्रीटमेंट लेने के लिए आते थे तो बताते थे कि अंकल ये तकलीफ है, वो तकलीफ है। मैंने तो उनको कितनी बार बोला कि आप दवाई चालू करो। उनको एक्चुअली अप्लास्टिक एनीमिया है, जिसके लिए कोई दवाई उनकी नहीं चल रही थी, वो कहीं दिखाने नहीं जाते थे। सो बहुत ज्यादा होता था तो वीकनेस आ जाता था, खाना वाना सब छोड़ देते थे, तो फिर इमरजेंसी में उनको लेके भागना पड़ता था, वो भी वो रेडी नहीं रहते थे, जबरदस्ती लेके जाना पड़ता था। तो ऐसे सिचुएशन था। पर एक बार क्या हुआ, कोविड टाइम था और उनको बहुत ज्यादा खांसी होने लगी, तो फिर आंटी ने बहुत फोर्स किया कि अभी कोविड है और मैं रिस्क नहीं ले सकती, क्योंकि आपको मतलब वो खुद भी बहुत डरपोक थी, तो आपको दिखाना ही पड़ेगा। वो जबरदस्ती मेरे पास लेके आई अंकल को। तो मैंने पूछा कि मतलब आए और ऐसे बैठे, ऐसे ऐसे बैठे मेरे पास, एकदम ये करके, जैसे बोलते हैं स्ट्रेट बैठे, और उन्होंने ऐसे पीछे ऐसे सपोर्ट नहीं लिया, कुछ नहीं। उनका एज आई थिंक 75 ईयर्स था, तो वो एज में भी वो विदाउट सपोर्ट ऐसे बैठे थे। तो थोड़ा सा मुझे क्लिक हुआ कि ये कुछ तो अलग रेमेडी है। तो फिर मैंने पूछा, बताइए अंकल क्या तकलीफ हो रही है। तो बोले कुछ नहीं, मैं तो कहा कुछ तकलीफ है, ये आंटी ने भेज दिया बोले मुझे। तो मैंने बोला अच्छा, पर आंटी बोले थे कि आपको बहुत खांसी हो रही है। तो बोले हाँ खांसी हो रही है, एक्चुअली मैं नीचे जमीन पे सो गया था गैलरी में, तो मेरे को थोड़ा सा ठंड पकड़ लिया, तो मैंने क्रोसिन ले ली है, बोले शायद हो जाएगा ठीक। बोले अभी खांसी के लिए क्रोसिन कौन लेता है, और कौन सी खांसी क्रोसिन से ठीक होती है। तो ये भी मुझे अटपटा लगा। फिर मैंने बोला अच्छा, और बाकी की कोई तकलीफ है, जैसे आपको जो एनीमिया की तकलीफ है या आपके ब्लड काउंट, सारे ब्लड काउंट्स उनके कम हो जाते हैं, प्लास्टिक एनीमिया है तो प्लेटलेट्स भी कम रहते हैं, हीमोग्लोबिन भी कम रहता है, डब्ल्यूबीसी भी कम रहते हैं, तो उसका क्या। तो बोले हाँ, बोले मेरे को कोई तकलीफ तो नहीं है उसकी, अभी ऐसे कुछ मुझे नहीं लग रहा है कि उसके लिए भी दवाई चाहिए ऐसे, पर देखो देखते हैं, मतलब तो उसके बारे में कुछ ज्यादा बताया नहीं मुझे। मतलब आप फिर दवाई क्यों नहीं लेते अंकल, आपको इतने सालों से तकलीफ है। तो बोले नहीं, ये इतने खांसी के लिए क्या दवाई लेने का और इसके लिए क्या दवाई लेने का। मैं तो एक बार बोले गिर गया था घर पे, और घर पे कोई नहीं था, एंड उनका बेटा बहू गांव गए थे कहीं घूमने, और घर पे अंकल और आंटी दोनों थे, दोनों ओल्ड एज, एंड वो ऐसे गिरे चलते चलते, तो उनका 4 मनके जो थे, वो वर्टिब्रास थे, वो फ्रैक्चर हो गए थे बाद में जो पता चला।
तो उनको कितना पेन हुआ होगा। हाँ, तो आंटी बहुत डर गए, उन्होंने बेटे को फोन किया तुरंत, बेटे ने फिर दोस्त को फोन किया बाजू के, अरे तू जा, पापा गिर गए हैं, देख क्या हुआ। तो वो जब आया देखने के लिए तो एकदम हड़बड़ाहट में, क्या 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 हुआ अंकल? तो अंकल बोले, कुछ नहीं हुआ है मुझे, थोड़ा सा मैं सिर्फ गिर गया हूँ, बैक पेन हो रहा है, मैं हिल नहीं पा रहा हूँ, वो बाकी कुछ नहीं हुआ है मुझे। मैं एक काम करो, तुम घर पे जाओ, तुम्हारा वैलेट लेके आओ, मेरा यहाँ से फोन लो, पहले फोन करो हॉस्पिटल में, वहां पे जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। वो इतना पेन में भी उनको बता रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, जरूरत नहीं है, मैं मेरा ट्राई करता हूँ पहले उठने का, तो पहले एम्बुलेंस को बुला। तो बोले ऐसा, तो मैंने उस टाइम पे किया था, इतना क्या बोले उसमें, मैं नहीं डरता हूँ, मतलब मेरे को जरूरत नहीं है दवाई की। फिर मैंने बोला आपको तो बहुत दर्द हुआ होगा, विचार आपके वर्टिब्रा फ्रैक्चर हो गए थे। तो बोले हाँ हुआ था दर्द, मैंने थोड़ा आधा पैरासिटामोल या क्रोसिन कुछ ले लिया था, और फिर डॉक्टर ने तो घर पे डिस्चार्ज कर दिया, क्योंकि ट्रीटमेंट तो कुछ है नहीं, वो सिर्फ बोले कि आप रेस्ट करो और धीरे धीरे वो जुड़ जाएंगे। तो बच्चे ने बोला कि ठीक है मैं छुट्टी ले लेता हूँ काम से। मैंने बोला कोई जरूरत नहीं है, छुट्टी लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगा अपना, ठीक है। सो दिस वॉज द एटीट्यूड जो हर जगह सेम था, है ना। जैसे Same. उनको खांसी फिर भी, वो फ्रैक्चर हो रहा है फिर भी, या उनका एनीमिया में भी। तो ये जो पेशेंट थे इसको मैंने अर्निका दिया था। तो हमारे पास अर्निका का एक बहुत अच्छा रूब्रिक है, ऑडेसिटी इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन मतलब क्या, ये बच्चों के जैसे बिहेव नहीं कर रहा है कि यार तुम सुनो, आपको मतलब इतना तकलीफ है, आपके सारे काउंट्स लो हैं, कोविड टाइम चल रहा है, शादी छींक आ जाए तो पेशेंट्स मतलब इतने डर जाते थे, और आप बोल रहे हो कि नहीं कुछ नहीं हुआ, मैं क्रोसिन ले लेता हूँ। So this was the audacious attitude and foolish behavior था, और ये ईगो था, वो ताके बैठे थे मेरे सामने, वो दिस वाज हिज ईगोटिक। और बाकी जो सबसे कोर रूब्रिक है अर्निका का, दैट इज इरिटेबिलिटी सफर आफ्टर। व्हाट इज सफर? सफर मतलब एन इवनिंग मील व्हिच इज गिवन यू एज इफ टू रिटर्न योर फेवर। तो अर्निका को उनपे कोई फेवर करे या उनपे कोई एहसान जताए, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, ये उनके ईगो पे आती है, इसीलिए वो रिफ्यूजिंग टू टेक हेल्प में है, रिफ्यूजिंग टू टेक मेडिसिन में है। तो वो मेडिसिन लेना भी उनको अच्छा नहीं लगता है, या कि बच्चे को कुछ बोल दो या मेरे को यहाँ से लेके जा, ये कर वो कर, वो भी उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। सो आफ्टर अर्निका वो तो खांसी तो उनकी तुरंत ठीक हो गई, और उनके इवन ब्लड काउंट्स भी विदिन आई थिंक 1 to 2 months सारे ब्लड काउंट्स भी नॉर्मल आ गए। तो उनको बहुत अच्छा फायदा हुआ था, और अभी भी कभी उनको कुछ तकलीफ होती है तो वो अर्निका से ही ठीक होते हैं। तो उनको अर्निका दिया। तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ द ओल्ड एज द अदर आईपीआर इज सफरिंग, क्योंकि अरे वो चिंता करते हैं कि आप चलो, आप दिखाओ, उनके पीछे लगो, ये भी मतलब एक सिनेरियो हो सकता है। और एक ऐसी केस, हाँ, और एक ऐसी केस है जिसमें वो डिप्रेशन में थी लेडी, एक्चुअली डिप्रेशन के लिए आई थी, उसका बेटा मेरे पास लेके आया। तो मैंने पूछा कि बोलो कब से तकलीफ हो रही है, क्या हुआ? तो एकदम गुमसुम सैड ऐसे बैठी थी, कुछ बोली नहीं ज्यादा। तो मैंने फिर बेटे की तरफ देखा, बोला क्या हुआ आंटी को, कब से तकलीफ है? तो बोले एक्चुअली क्या हुआ, 3 साल पहले मेरे फादर की डेथ हो गई, एंड आफ्टर दैट तो फिर ऐसे गुमसुम रहने लगी, सैड रहने लगी, उदास होने लगी। हमको पहले लगा कि ये नॉर्मल है, जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था ना, किसी चीज का इम्पैक्ट आपके ऊपर होता है तो आप थोड़ा हिल जाते हो, बट बाद में वो आपकी पॉजिटिविटी है वो रिटर्न आनी चाहिए। तो वो केस में ऐसे नहीं हुआ, वो आंटी जो थे वो कंटिन्यू वही स्टेट में 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए। अब बेटा और बहू कितने दिनों तक मातम मनाएंगे? वो तो अपना रूटीन में चालू हो गया उनका, वो थोड़ा सा घर का माहौल को थोड़ा लाइट करना, हंसी मजाक, पर कोई भी हंस दे तो उनको तकलीफ हो जाती थी। ये बोलते थे अरे अपने घर के दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और तुम लोगों को हंसी छूट रही है, तुम कैसे हंस सकते हो ऐसे क्लाइमेट? तो ये उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। तो ये केस था। वो केस में सबसे इम्पोर्टेंट क्या था कि उनको जो दूसरे की हंसी है उससे प्रॉब्लम हो रहा है। तो और एलिमेंट्स कब से स्टार्ट हुए? डेथ ऑफ लव। तो एलिमेंट्स फ्रॉम लव वंस लिया था सबसे पहला रूब्रिक, फिर डेल्यूजन डिप्रेसिव, उसको ऐसा लग रहा था कि मैं डिप्रेशन में आ गई हूँ, मैं डिप्रेस हो रही हूँ, मुझे डिप्रेस ही रहना चाहिए क्योंकि ये सारा चीज मेरे साथ हो गया है। एंड कंपनी एवर्जन टू, स्माइल फेसेस एवर्जन टू, मतलब जो भी कोई स्माइल करता है, जो भी खुश रहता है, ये उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। लाफिंग एवर्जन टू,
हाँ कोई हंसता है, ये करता है तो ये अच्छा नहीं लगता है। वीपिंग, डिजायर टू वीप ऑल द टाइम, सिर्फ ऑल द टाइम बैठ के क्या करना है, सिर्फ रोना धोना करना है, क्योंकि क्या हो गया है, डेथ हो गई है, मेरा इतना नुकसान हो गया है। एंड इनडिफरेंस टू द जॉय ऑफ अदर्स, वहां पे बेटा बहू नाती सब खुश हो रहे हैं तो ये भी उसको अच्छा नहीं लगता है और वो चिड़चिड़ करती है उनपे। एंड यस, डिस्गस्ट ऑफ द लाफिंग ऑफ अदर्स, तो दूसरे अगर हंसते भी है तो ये उसको चिढ़ जाती है उन पे। सो ये पेशेंट को मैंने एम्ब्रैक्सिया दिया था, ये सारे रूब्रिक्स के टेस्ट, तो उनको भी काफी फायदा हुआ था और वो नॉर्मल हो गई धीरे धीरे। एक और केस, जैसे बहुत अच्छे ब्यूटीफुल केसेस थे, खासकर जो हमारे फर्स्ट 3 केसेस थे ना, एकदम हॉटी थे, मतलब तीनों के तीनों जो पेशेंट्स थे वो काफी हॉटी थे ना। तो एक Yes. मेरे पास जैसे एक बुजुर्ग अंकल आते हैं, तो अंकल आंटी दोनों जो है ना यहाँ पर रहते हैं, और उनका जो बेटा है, एक्चुअली में 3 बेटियां हैं, एक बेटा है, तो तीनों बेटियों की शादी हो चुकी है। बेटा जो है पटना में प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी में। तो प्रॉब्लम क्या है, सब कुछ अच्छा है। अंकल जैसे जैन है, काफी सोशल है, उनका एक पूरा सोशल ग्रुप है अलग से, उनकी कम्युनिटी का, मंदिर जाते हैं, एक्टिव है, सब कुछ है। लेकिन अंकल का प्रॉब्लम ये है कि एक तो जैसे जब वो आते हैं तो ऑब्जर्वेशन ये है कि बहुत सॉफ्ट और माइल्ड टोन रहती है उनकी, वहां से वो हाथ जोड़ के जो है नमस्ते करते हुए आते हैं। पर प्रॉब्लम क्या है कि सब कुछ ठीक होने के बाद भी एक ही दुख है लाइफ में, कि जो बेटा है उसकी एज जो है ना अभी 40+ हो गई है, और वो शादी नहीं करना चाहता है। और इस बात का जो है अंकल को बहुत ज्यादा मतलब दुख रहता है। तो जैसे आंटी ने क्या बोला कि इनको जो है ये चीज बहुत परेशान करती है, पर ये बेटे से, जैसे बेटे ने मना किया, कि कुछ लोग होते हैं ना कि अब जिद करेंगे, अड़ जाएंगे, किसी तरह से उनको मनाएंगे कि भाई दबाव डालेंगे, प्रेशर डालेंगे, पर ये कुछ नहीं करते। और फिर जब अंकल से पूछा कि जो है आपने प्रेशर क्यों नहीं दिया, तो उन्होंने कहा कि अब उसको शादी नहीं करनी है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, जो है तो उसको जो है मैंने अब इसी तरह से स्वीकार कर लिया है कि अब ये ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही चलेगा। और जो उनका टोन है ना, वो हमेशा बहुत माइल्ड सॉफ्ट, एकदम इस तरह के बंदे मतलब ईल्ड कर जाते हैं दूसरों की विशेष पर। तो ये अंकल का प्रॉब्लम क्या था ना, इनको एक तो इनका बीपी हाई रहता है, दूसरा इनका जो शुगर लेवल है वो कम हो जाता है, और तीसरा प्रॉब्लम इनका था कि इनके हाथ जो है ना कांपते हैं। और अभी अभी इनको रिसेंटली जो है आंटी ने बताया कि इनको वर्टिगो की प्रॉब्लम भी चालू हो गई, थोड़ा सा चक्कर से आते हैं। और ये कोई भी अभी एलोपैथिक मेडिसिन पर नहीं है। तो जब ये मेरे पास आए तो मैंने इनको जो उन्होंने बताया, आंटी ने चीजें बताई, उसके आधार पे मैंने उनको कॉक्यूलस दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे लगी कि उन्होंने क्या किया, बेटे ने जो बोला उसको एक्सेप्ट कर लिया कि अब मुझे शादी नहीं करनी, तो कोई प्रेशर नहीं, कोई फोर्स नहीं, थोड़ा बहुत समझाया, नहीं माना, चीजें जैसी हैं उसको वैसे उन्होंने ले लिया, रिकॉग्नाइजेस रियलिटी एंड एक्सेप्टेड। और दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो था कि एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ना उनको अंदर ही अंदर, हाँ ये चीज है कि आज हम लोग हैं लेकिन फिर हम लोग चले जाएंगे तो बेटे के साथ कौन रहेगा, उसकी खुद की कोई फैमिली नहीं है, उसकी केयर कौन करेगा। तो ये सारी चीजें कहीं ना उनको अंदर ही अंदर परेशान करती हैं। तो एक एलिमेंट्स फ्रॉम केयर्स एंड वरीज, तो इसके बेसिस पर जो इनको कॉक्यूलस दिया, तो उनको कॉक्यूलस से मतलब बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो उनका बीपी हाई रहता था, जो उनकी शुगर की प्रॉब्लम लो रहती थी, तो इससे उनको जो है काफी रिलैक्स है। और अभी भी अंकल अंडर ट्रीटमेंट है, क्योंकि वो कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, तो वो होम्योपैथी से ही जो है बहुत अच्छे से उनकी सारी चीजें सेटल हैं। तो ये केस मैंने इसलिए शेयर किया ना, क्योंकि अभी हम लोग कैसे देख रहे थे कि सारे के सारे जो पेशेंट थे हमारे हॉटी टाइप के थे, मतलब वो अपनी बात पे अड़े हुए वाले हैं। यस Yes, और ये सबकी अलग अलग इंडिविजुअलिटी होती है, सबकी Yes. अलग मेंटालिटी है। Yes. तो सभी में Yes. वही होती है कि कोई भी दो Yes. पेशेंट सेम कंप्लेंट के लिए आते हैं, भले डिप्रेशन के लिए आए हो, पर दोनों को अलग medicine। लास्ट में डॉक्टर अर्चना, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एजिंग के लिए या फिर ओल्ड एज के लिए एक लाइफ मंत्रा। लाइफ मंत्रा में वही बोलूंगी कि आप खुद को ओल्ड कभी मत समझिए। जैसे एक अपनी मेंटालिटी होती है ना कि अभी मेरा एज हो रहा है, अब तो ठीक है, अभी क्या ही करना है, या खुद को निग्लेक्ट करना है, ऐसे नहीं है। आप हमेशा खुद को वही जोश और वही इसके साथ मतलब आगे लेके जाइए, एनर्जी के साथ। जैसे अभी तो मैं जवान हूँ, वो गाना जो है ना कि अभी तो मैं जवान हूँ, तो हर टाइम पे आपका एनर्जी, आपका जोश वैसे ही रहना चाहिए। और वो कब रहेगा, जब आप आपके खुद के हेल्थ का ध्यान रखोगे, आप जब हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाओगे, आप जब रेगुलर जिम
डाइट, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, वॉक, जो भी आपको पसंद है वो चीजें आपको एक, मुझे लगता है कि 30-35 के बाद आपको डेली रूटीन में रखनी ही चाहिए, क्योंकि यंग होते हो तो ठीक है, मतलब शरीर भी आपका उतना साथ देता है, पर जैसे जैसे एज होता रह जाता है तो जितना जल्दी आप ये सारी चीजें आपके लाइफस्टाइल में लाओगे उतना लेट आपको बुढ़ापा आएगा। जैसे आजकल तो हम देखते हैं कितने सारे एक्टर एक्ट्रेसेस जो होते हैं उनको देख के बिल्कुल भी ऐसा एहसास नहीं होता कि ये 50s के है, 60s के है, 70s के हैं। जैसे रेखा मैम, अमिताभ सर, आज भी कितना मतलब वो शायद यंग जनरेशन से ज्यादा काम करते हैं, ज्यादा यंग लगते हैं, ज्यादा एनर्जेटिक लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेंटली भी वैसा फील करते हैं और वो अपने हेल्थ का उतना ज्यादा ख्याल भी रखते हैं। जैसे उनका डाइट हो गया, उनका रोज का एक्सरसाइज हो गया, ये सारी चीजें वो बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। तो यही एक मंत्रा है ओल्ड एज के लिए कि फील योर सेल्फ यंग, and to feel yourself young you have to remain young with the help of the lifestyle changes Yes, and with the very help of homeopathy. yes, very very true. तो फ्रेंड्स, जैसे कि आज डॉक्टर अर्चना ने हमें ओल्ड एज के बारे में, खासकर जो है ग्रेसफुल एजिंग के बारे में, मेंटल हेल्थ के बारे में इतनी सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई। और जैसे कि लास्ट में अभी डॉक्टर अर्चना ने बोला कि जैसे अमिताभ सर है, रेखा मैम है, पर हम सेलिब्रिटीज को ही क्यों देखें, हम हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे कि अगर हम नॉन सेलिब्रिटीज को देखते हैं तो एक लेडी जिसने 85 प्लस में, हरभजन कौर जी ने 85 प्लस के बाद जो है अपना बिजनेस स्टार्टअप किया। एक लेडी रीमा वर्मा जिन्होंने जो है मैराथन जो है चालू की, ट्रैकिंग चालू की, वो भी कब, जब वो 80 के बाद। और एक मैराथन खिलाड़ी फौजा सिंह जी जिन्होंने न केवल जो है ग्रेसफुल एजिंग को अपनाया, बल्कि वो जो है हमेशा 80 के बाद उन्होंने जो मैराथन की उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल लिए। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, उदाहरण हमारे आसपास मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि कभी भी एज जो है आपकी लाइफ का एंड नहीं होता। हो सकता है वो आपकी लाइफ की सेकेंड इनिंग हो, और अगर आप उसको, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारी थाली में, जैसे मैम ने कहा कि आप जो है कलरफुल डाइट लीजिए, क्योंकि कलरफुल डाइट में क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। उसी तरह से हमारी जिंदगी में भी बहुत सारे कलर्स हैं। अगर हम हमारी जो ओल्ड एज है उसको भी जीवन में रंगों से भर लेंगे तो आई थिंक वो भी कभी हमारे लिए जो एक बर्डन की तरह नहीं होगी, या हम किसी और पे डिपेंड नहीं रहेंगे। अपने सपनों को जीना है, अपनी जो भी आपकी हॉबीज है, जो भी आप करना चाहते हैं लाइफ में, आप ये समझ सकते हैं कि ओल्ड एज उसके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मौका है कि आप वो सारी चीजें कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर अर्चना, आप यहाँ पर आए और आपने इतनी ब्यूटीफुल तरीके से, इतने सिंपल शब्दों में जो बहुत इंपॉर्टेंट जो है इंसाइट्स दिए मेंटल हेल्थ के ऊपर, ओल्ड एज के ऊपर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच शिल्पा, बहुत मजा आया आपके साथ ये सारी बातें करके। होप सो जल्दी अगले दिन में मिले, अगले पॉडकास्ट में मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये जरूर मैं कहना चाहूंगी कि आज का हमारा जो पॉडकास्ट है उसमें इतना टेक्निकल ग्लिच रहा, उसके बाद भी हम लोगों ने ये पॉडकास्ट जो है बहुत अच्छे से कंटिन्यू किया और इसको बहुत अच्छे से एंजॉय भी किया। तो कभी कभी कहते हैं ना कि प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तो वही आज हमारे साथ हुआ, पॉजिटिव एटीट्यूड रखा दोनों ने। यस करना है। यस। सो थैंक यू सो मच। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और किसी अपनों के साथ में, जैसे अगर आपके बुजुर्ग पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो उनके साथ इसे जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।